हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। वेलकम टू दिस मोस्ट अवेटेड सेशन जहां पे हम लोग आज 50 टॉपिक्स करने वाले हैं फिजिक्स के। रैपिड रिवीजन आपका होने वाला है इस महा मैराथन सेशन के अंदर। तो कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या मैं लाइव आ चुका हूं। बिल्कुल टाइम पे लाइव हूं आज मैं, है ना, हमेशा की तरह, जैसे कि आप कह सकते हैं। तो जस्ट लेट मी चेक, एम आई लाइव? यस आई एम लाइव, यस आई एम लाइव, है ना। पहला टॉपिक आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताए थे कि 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनको करके जाने के बाद बच्चा 90% क्वेश्चंस यहीं से एक्सपेक्ट कर सकता है। यहीं से 90% क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं बेटा ये। तो उसी का रिवीजन मैं आपको आज करवाने वाला हूं। ये उस बच्चे के लिए भी यूजफुल है जो पहली बार पढ़ रहा है, मतलब पहली बार तो अब क्या पढ़ेगा, मतलब कम रिवीजन जिसने कर रखे हैं, और उसके लिए भी यूजफुल है जिसने काफी रिवीजन्स कर रखे हैं और एक बढ़िया सा क्विक रिकैप उसको चाहिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो यहां पे प्लीज आप हल्ला मत मचाना कि सर आपने ये छोड़ दिया, सर आपने वो छोड़ दिया। मैं अपने बुद्धि से जो मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी चैप्टर में, वो वाले टॉपिक्स करवा रहा हूं बेटा। बाकी फुल लेंथ तो अपना चलता ही रहता है ना प्रबल बैच में। प्रबल बैच में हम लोग जब भी कोई चैप्टर करते हैं, कहां कुछ भी हम स्किप करते हैं। लेकिन ये ऐसा सेशन है जहां पे सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स ही लिए जाएंगे और उनको बढ़िया डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और उनके फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे। तो प्लीज ये मत बोलिएगा कि सर इस चैप्टर का ये रह गया, सर उस चैप्टर का वो रह गया। रहेगा ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं सिर्फ 50 टॉपिक्स करवा रहा हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाले करवा रहा हूं। अगर तैयार हो इस चीज के लिए, अगर तैयार हो बेटा इस सेशन के लिए, तो एक बार जल्दी से दिल बना दो चैट बॉक्स के अंदर, ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तरीके से रॉक करने के लिए तैयार हैं गौरव गुप्ता सर के साथ, है ना। तो एक बार मैं जल्दी से चैट आपका लाइव चैट में बदल लेता हूं ताकि आपका चैट मुझे दिखने लग जाए। यस, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से है और उसका नाम है बेटा कूलॉम्स लॉ। आप जानते ही होंगे कि कूलॉम्स लॉ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब लगभग हर साल यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है और इसीलिए हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ को रखा है। आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं कूलॉम्स लॉ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप ये मत समझना कि मैं K Q1 Q2 by R स्क्वायर बता के छोड़ दूंगा कूलॉम्स लॉ। बहुत डिटेल में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सब चीजों पे मैं डिस्कशन करूंगा ताकि वो टॉपिक डन एंड डस्टेड हो जाए। हाँ, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी कि भाई कूलॉम्स लॉ में जब आपके पास दो चार्जेस होते हैं, मान लीजिए यहां पे Q1 है, मान लीजिए यहां पे Q2 है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R है, तो जाहिर सी बात है जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। और यहां पे जो K की वैल्यू होती है भाई वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, राइट। तो ये सब जानते हैं, ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। K को हम एक चीज और लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं और यहां पे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर आ जाता है, जहां पे बेटे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। और मैं आपको बताऊं तो ये वैक्यूम के लिए है। अभी तक जितना आपने पढ़ा वो सब वैक्यूम के लिए था, लेकिन अगर कोई और मीडियम रखा हो, अगर किसी और मीडियम के अंदर ये चार्जेस रखे हो बेटा, तो यही फॉर्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे एप्सिलॉन आर भी आ जाता है और यहां पे आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी है ये मीडियम का। इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहती है, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहती है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि अगर एक ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जो इंसुलेटिंग है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है कुछ, तो बताओ फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहां पे एप्सिलॉन आर के आ जाने से फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन आर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। अभी मैं आपको एक मॉक टेस्ट करवा रहा था, वहां पे एक क्वेश्चन आया भी था कि एक इंसुलेटिंग मीडियम अगर रख देंगे हम लोग तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है। मैं यहां पे साइन भी बना देता हूं ताकि आपको याद रहे, एप्सिलॉन आर जितना ज्यादा होगा फोर्स की वैल्यू उतनी कम होगी। एप्सिलॉन आर का एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं और वो है वाटर। तो वाटर के लिए बेटे एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है आपकी 81। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ में 3 फॉर्मूले डन एंड डस्टेड हो चुके हैं। इस तरीके से अपना पूरा रिवीजन चलेगा और सारी की सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है बेटा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाई देता है वो देख लो आप एक बार।
तो स्केलर फॉर्म में तो कूलॉम्स लॉ होता है सिंपली के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, लेकिन वहीं पे अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म बनाऊं जो कि आपको मैग्नीट्यूड भी दे और डायरेक्शन भी दे, तो यहां पे आ जाता है के Q1 Q2, यहां पे आ जाता है R वेक्टर और नीचे बन जाता है बेटे R क्यूब। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, और यूनिट वेक्टर होता है R वेक्टर अपॉन R। तो देखिए नीचे एक एक्स्ट्रा R आ जाएगा यानी कि R क्यूब बन जाएगा और ऊपर आपका R वेक्टर रह जाएगा। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया प्यारे बच्चों, और ये हो गया आपका स्केलर फॉर्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको करवा ही रहा हूं, मॉक पेपर में आपको सॉल्व करवा ही रहा हूं, वहां पे आप सारी चीजें कर ही सकते हो। ब्लर नहीं होना चाहिए बेटा, ब्लर कैसे हो सकता है? आई डोंट थिंक इट इज ब्लर। एक बार जल्दी से चेक करो, मेरे इसमें स्क्रीन में तो बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ कोई ब्लर नहीं है, बहुत एचडी में चल रहा है बल्कि कहना चाहिए, है ना, बिल्कुल एचडी में चल रहा है बेटे। जिनका भी ब्लर आ रहा है एक बार जल्दी से रिफ्रेश कर लो या फिर स्पीड बढ़ा लो अपना, है ना, स्पीड मतलब क्वालिटी बढ़ा लो आप वीडियो की, सब सही रहेगा। एकदम क्लियर है, एचडी में चल रहा है क्लास, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा सेशन के बाद, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो चलती रहेगी, यहां पे फटाफट अपन थ्योरी को खत्म करते हैं, ठीक है। तो डन हो गया बेटा, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। कूलॉम्स लॉ में और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक टॉपिक है बेटा इक्विलिब्रियम। तो मैं कूलॉम्स लॉ पूरा खत्म कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें करा के छोड़ दिया, पूरा खत्म कराऊंगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है? मान लो बोलेंगे कि यहां पे एक 4Q चार्ज है बेटा और यहां पे एक 9Q चार्ज है। आपसे पूछेंगे कि मान लो एक कैपिटल Q चार्ज बीच में रखना है, कहां पे रखें, कितनी दूरी x पे रखें कि कैपिटल Q चार्ज जो है वो रेस्ट पे रहे या फिर इक्विलिब्रियम पे रहे। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। इसका एक करने का तरीका तो ये है कि आप पहले इन दोनों के बीच का फोर्स लिखिए, फिर आप इन दोनों के बीच का फोर्स लिखिए, फिर दोनों को आप इक्वेट करिए, वहां से निकालिए। लेकिन मैं आपको रिवीजन दे रहा हूं, रिवीजन में मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला दूंगा जिससे आंसर तुरंत आएगा। तो x की वैल्यू होती है बेटा √Q1 डिवाइडेड बाई √Q1 प्लस √Q2 मल्टीप्लाइड बाई L। L है पूरी की पूरी दूरी यहां से लेके यहां तक। तो कोई बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दे कि अगर एक तरफ 4Q रखा हुआ है, एक तरफ 9Q रखा हुआ है, तो आखिर ये x की वैल्यू कितनी आएगी? चलिए मैं करके बता देता हूं। √Q1 के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड डाल दो। कितना मैग्नीट्यूड है पहले वाले का? 4 है सर। डिवाइडेड बाई √Q1 में फिर से आ जाएगा 4 प्लस √Q2 में आ जाएगा बेटे 9 और यहां पे आ जाएगा L। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपको ऊपर मिलेगा 2, नीचे मिलेगा 2 प्लस 3L, बोले तो 2/5L इज द आंसर। 2/5L इज द आंसर। आप चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व करके देख सकते हो कि इसका इसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, इसका इसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, बराबर कर दो, वहां से भी सेम आंसर आएगा, यहां से भी सेम आंसर आएगा। दिस इज बेटर, है ना, दिस इज फार बेटर देन दैट मेथड। अच्छा, कई बार पूछते हैं कि इफ ऑल हैज टू बी एट इक्विलिब्रियम, ऑल इक्विलिब्रियम। देखो पहला इक्विलिब्रियम जो देखा गया ना बेटा, वो तीसरे चार्ज का देखा गया, इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल Q देखा गया, तो ये आंसर आया है जो आपने देखा अभी, ठीक है। ये जो आंसर आता है ना, ये जो आंसर आता है ना, ये Q के इक्विलिब्रियम के लिए है, यानी कि बीच वाले के इक्विलिब्रियम के लिए है। लेकिन अगर सभी को इक्विलिब्रियम पे रहना है तो उस कैपिटल Q की एक वैल्यू होती है। सभी को इक्विलिब्रियम में रहना है तो उस कैपिटल Q की एक वैल्यू होती है जो कि है -Q1 Q2 डिवाइडेड बाई √Q1 प्लस √Q2 होल स्क्वायर। तो कौन बताएगा मुझे कि इस कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए मैं बताता हूं, कैपिटल Q की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं बेटा। देखिए Q1 कितना है, Q1 की वैल्यू आप वहां पे डाल दीजिए, यहां से आ जाएगा 4Q, है ना। Q2 की वैल्यू आप डाल दीजिए बेटा, वहां से आ जाएगा 9Q, और नीचे कितना हो जाएगा पता है आपको? नीचे ये हो जाएगा √2 मतलब √4 प्लस √9 यानी कि 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर, तो नीचे 25 आ जाएगा, ऊपर 4 9 36 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऊपर 36 और नीचे 25, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 4 से 5 से कैंसिल कर लो, नहीं हो रहा तो ऐसे ही छोड़ दो, दैट विल बी योर आंसर। इतना टाइम्स हो जाएगा। मतलब मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूं बेटा कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप Q1 की वैल्यू डाल देंगे, आप Q2 की वैल्यू डाल देंगे, आपका आंसर वहां से आ जाना है। बस ऊपर यहां पे Q1 आ जाएगा यानी कि 4, यहां पे आ जाएगा Q2 यानी कि 9, और नीचे आ जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 रूट के अंदर और उसका होल स्क्वायर, है ना। तो डन एंड डस्टेड है ना बेटा, कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन? बिल्कुल, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स आर डन एंड डस्टेड सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कूलॉम्स लॉ में अपना पेंडुलम प्रॉब्लम्स। पेंडुलम प्रॉब्लम्स देखो, एक टॉपिक काउंट कर रहा हूं बट उसके अंदर 5-6 टॉपिक पढ़ा रहा हूं। काउंट सिर्फ एक किया अभी तक, पहला टॉपिक चल रहा है अपना कूलॉम्स लॉ, लेकिन उसके अंदर देखो 5-6 टॉपिक्स अपने ऑलरेडी आ चुके हैं बेटा। पेंडुलम में क्या होता है ना,
यहां पे एक पेंडुलम रहेगा, यहां पे एक पेंडुलम रहेगा, यहां पे चार्ज क्यू रहेगा, यहां पे चार्ज क्यू रहेगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे बेटा mg फोर्स। यहां जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे टेंशन फोर्स, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे टेंशन फोर्स। अगर वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा है, वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा है, तो हम लोग बोलते हैं बेटा t cos थीटा विल बैलेंस आउट mg एंड t sin थीटा विल बैलेंस आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दें, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दें तो देखो क्या मिल जाएगा, tan थीटा, दिस बाई दिस, साइन बाई कॉस इज tan थीटा बराबर F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन mg। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बच्चे, एंगल यहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। tan थीटा बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg। दिस इज कॉल्ड पेंडुलम प्रॉब्लम। और ये पेंडुलम प्रॉब्लम डन एंड डस्टेड। दिल बना दो बेटा जल्दी से, एक बार दिल बनाएंगे सब लोग एक बार जल्दी से, कम ऑन इन द चैट बॉक्स, दिल इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। यस, कूलॉम्स लॉ इज डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो भाई, अगर एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है और उससे r दूरी पे आपको जाना है, r दूरी पे जाना है, और पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ कितनी है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है बेटे, KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बस एक बात ध्यान में रखना कि अगर ये माइनस Q हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना बेटे, वो बाहर नहीं होगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, अट्रैक्ट करेगा वो। हालांकि फॉर्मूला सेम रहेगा KQ बाई आर स्क्वायर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर है आपके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ओरिजिनेट होंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, ये देखो पॉजिटिव चार्ज से ऐसे, एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे होगा, अंदर की तरफ आके खत्म हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज भी मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे के साथ टकराती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ज्यादा बड़ा चार्ज होगा ना बेटा तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाएंगी, छोटा चार्ज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो जाती हैं। डेंसर द लाइंस स्ट्रॉन्गर विल बी द फील्ड, मतलब देखो यहां पे आप देखो डेंस है लाइंस, पास पास हैं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहां पे देखो दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो मैं खाली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं बता रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी करवा दी, और वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज रॉड। अगर मान लीजिए आपके पास एक रॉड ऐसे रखा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला सुनना, ठीक है। रॉड ऐसे एक रखा हुआ है जिसके ऊपर टोटल चार्ज है Q, ठीक है, जिसका की लेंथ है बेटा L। अगर इससे R दूरी पे, यहां से R दूरी पे कोई आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तो उसके मुंह पे ये फॉर्मूला फेंक के मारना, KQ डिवाइडेड बाई R प्लस L। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, ठीक है। एक चार्ज रॉड की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखेंगे, KQ डिवाइडेड बाई R इंटू R प्लस L। R क्या है, डिस्टेंस है, L क्या है बेटा, लेंथ है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक इनफाइनाइट रॉड भी होता है, आपने सुना होगा कि एक इनफाइनाइट रॉड भी होता है। इनफाइनाइट रॉड में ऐसे डायग्राम गिवन रहेगा और आपसे बोलेंगे कि बताओ D दूरी में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेटा ये सबसे कॉमन केस है रॉड वाला, और इसका आंसर आता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई R। कल मैं एक मॉक पेपर सॉल्व करवा रहा था, मुझे नहीं पता कितने लोग थे, मॉक पेपर में इससे एक क्वेश्चन आया था बेटा। मैं आपको वही टॉपिक बताता हूं, वही कंसेप्ट बताता हूं जहां लोगों ने गलती करी थी, सुनना, ठीक है। अगर ये प्लस लैम्डा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ क्रिएट करेगा, अपने से अवे क्रिएट करेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक माइनस चार्ज रख दूं, मान लो ये -2 लैम्डा रख दूं, तो ये अपनी तरफ क्रिएट करेगा, यानी कि ये अपनी तरफ खींचेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, जबकि नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ आती है। तो अगर मैं यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूं, नेगेटिव लैम्डा रख देता हूं, यहां पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसके तरफ होगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा बेटा। ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, काउंट कर रहा हूं एक टॉपिक, लेकिन उसमें पढ़ा रहा हूं कितनी सारी चीजें, है ना। काउंट बहुत कम किया है बट पढ़ा रहा हूं बहुत सारा कुछ, ठीक है बेटा। ये देखो आर्क हो गया। आर्क में मान लो यहां पे लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी लैम्डा का मतलब होता है बेटा चार्ज अपॉन लेंथ, आप जानते हैं, है ना। चार्ज अपॉन लेंथ होता है, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी। अगर यहां पे एंगल आपका फाई है बेटे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना इसको बाइसेक्ट करते हुए जाती है।
क्या करते हुए जाती है भाई, बाइसेक्ट करते हुए जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिंपली 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन फाई बाई 2। फाई इज द एंगल, 2k लैम्डा बाई आर मल्टीप्लाइड बाई साइन फाई बाई 2। अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर ये सेमी सर्कल हुआ तो कितना एंगल है सबटेंड करेगा बेटा बीच में, तो ये सर 180 डिग्री सबटेंड करेगा, है कि नहीं 180 डिग्री बेटा, यस। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, पहली बात तो बाइसेक्ट करेगी, ऐसे बाइसेक्ट करके नीचे जाएगी। दूसरी बात बेटा 2k लैम्डा बाई आर साइन 180 बाई 2 करोगे आप, क्योंकि 180 एंगल है, 180 बाई 2 होता है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बस यही आपका फॉर्मूला है सेमी सर्कल के लिए। लो डन एंड डस्टेड, सेमी सर्कल का फॉर्मूला डन एंड डस्टेड। अच्छा यहीं पे मैं आपसे बोलूं कि नहीं मेरे पास क्वार्टर सर्कल है, ये देखो क्वार्टर सर्कल है, यहां पे प्लस लैम्डा चार्ज रखा हुआ है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे बाइसेक्ट करते हुए ऐसे, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, तो 2k लैम्डा बाई आर साइन कितना एंगल है बेटा क्वार्टर सर्कल का 90 डिग्री, साइन 90 बाई 2 करोगे ना यहां पे तो साइन 45 आएगा, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2। 1 बाई रूट 2 करने के बाद इसका आंसर आ जाता है √2k लैम्डा बाई आर। सिंपल, आपको एंगल रख देना है, आपको उठा के बस एंगल रख देना है एंड यू आर डन एंड डस्टेड। क्या कोई मुझे बता सकता है बेटा कि अगर मैं पूरा का पूरा सर्कल ले लेता हूं, पूरा का पूरा सर्कल ले लेता हूं, लैम्डा इसका चार्ज डेंसिटी है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सेंटर पे, देखो 2k लैम्डा बाई आर साइन फाई बाई 2। फाई कितना हो जाएगा बेटा, पूरा सर्कल है तो 360 डिग्री हो जाएगा ना, तो 360 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 180, और साइन 180 की वैल्यू होती है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 0। जल्दी से एक बार दिल बना दो अगर बात समझ में आ रही है, क्योंकि आप लोग हैं हीरो और आंसर आ रहा है यहां पे 0। डन, यस, सिंपल एकदम, है ना, यस, डायरेक्ट फॉर्मूला है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सिस ऑफ द रिंग का सुन लो, अब एक्सिस ऑफ द रिंग में क्या फॉर्मूला होता है। मान लो आपके पास एक ऐसा एक रिंग रखा हुआ है, ठीक है, इसकी ये बेटा एक्सिस हो गई, ये देखो डुक 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 डुक, ये एक्सिस हो गई। एक्सिस पे बोल रहा है कि यहां से शुरू करके x दूरी पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस पे यहां से शुरू करके x दूरी पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन r इज द रेडियस, r इज द रेडियस। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा kqx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। के क्यू एक्स, एक्स क्या है एक्सिस पे दूरी, क्यू क्या है चार्ज, चार्ज ऑन द रिंग, है ना, और आर क्या है रेडियस ऑफ द रिंग, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज द फॉर्मूला। ग्राफ बनता है इसका, एक ग्राफ सुन लो, ग्राफ कैसा बनता है। देखो दूसरा टॉपिक चल रहा है बेटा अभी, है ना, टॉपिक बोल रहा हूं 2 लेकिन पढ़ा रहा हूं कितनी सारी चीजें आपको मैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बेटा कुछ ऐसा सा बनता है, ये ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली। और आप देखेंगे तो x बराबर 0 पे 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि सही भी है। यहां पे अगर आप x बराबर 0 डालते हैं तो सेंटर बन जाएगा वो, और सेंटर पे अभी निकाला भी था, देखो 0 आया था, सेंटर पे अभी आपने निकाला भी था, आपका आंसर 0 आया था, तो सेंटर पे 0 होता है। लेकिन कहीं पे बेटा मैक्सिमम हो रहा है, देखो तो कहीं पे मैक्सिमम भी हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे मैक्सिमम भी हो रही है। जहां पे मैक्सिमम होती है बेटा उसकी दूरी होती है r/√2, और इस तरफ -r/√2, इसको याद रखना है भाई, r/√2 पे माइनस प्लस पे मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और x बराबर 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है, और x बराबर प्लस माइनस r/√2 दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। दिल बनाएंगे फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है बेटा अपना स्फीयर्स। स्फीयर्स क्या है, एक सॉलिड स्फीयर होता है बेटा और एक हॉलो स्फीयर होता है, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर होता है और एक हॉलो स्फीयर होता है। लगभग हर साल आप देखेंगे कि क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं इन लोग, हर साल लगभग यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा। स्फीयर में सॉलिड और हॉलो होने के साथ साथ 2 और चीजें हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। 4 टाइप के टोटल स्फीयर हैं, देखो कौन कौन से। पहला है हॉलो कंडक्टिंग, अंदर से खाली रहेगा और कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। इस पे बेटा जो चार्ज होता है ना वो हॉलो है ना, तो सरफेस पे होता है, ठीक है। चार्ज हमेशा इस पे कहां पे होता है, सरफेस पे होता है। ये देखिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सरफेस पे चार्ज होता है। अगला है बेटा हॉलो नॉन कंडक्टिंग। अब है तो ये भी हॉलो, तो चार्ज तो इस पे भी सरफेस पे ही होगा, चार्ज तो इस पे भी सरफेस पे ही होगा, ओनली एट सरफेस चार्ज विल बी देयर, ठीक। अगला देखो है सॉलिड कंडक्टिंग। अब आपको लगेगा सर सॉलिड है, तो सॉलिड है तो चार्ज अंदर भी होना चाहिए, अंदर खोखला थोड़ी ना है सर, अंदर भी चार्ज होना चाहिए। लेकिन नहीं बेटा, इसमें भी चार्ज जो है वो सरफेस पे ही होता है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही होता है। इसका रीजन सुन लो,
अंदर कोई भी दो चार्ज रखोगे ना तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर पुश करेंगे, है ना, ड्यू टू रिपल्शन एक दूसरे को दूर की तरफ पुश करेंगे। और क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो ये चार्ज मूव कर सकते हैं, तो कहां मूव करके कहां पहुंच जाएंगे, सरफेस पे पहुंच जाते हैं सारे चार्जेस, मूव कर करके अंदर रिपल्शन होता है, सरफेस पे पहुंच जाते हैं सारे चार्जेस, तो यहां पे भी सरफेस पे है। लेकिन लास्ट वाला केस बस आप एक देखोगे अगर, तो लास्ट वाला केस है बेटा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से रिपल्शन तो हो रहा है लेकिन चार्जेस मूव नहीं कर पा रहे। भाई नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है, चार्जेस मूव नहीं कर सकते यहां पे, है ना, तो चार्जेस अंदर रह जाते हैं। तो बताइए कितने केस में चार्जेस अंदर रह रहे हैं और कितने केस में चार्जेस बाहर हैं। 3 केस में चार्जेस बाहर हैं, हॉलो कंडक्टिंग में, हॉलो नॉन कंडक्टिंग में और सॉलिड कंडक्टिंग में बाहर हैं। एक ही केस है जिसमें चार्जेस अंदर हैं एंड दैट इज कॉल्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में अच्छे से बसा लो बेटा, ठीक है, अपने दिमाग में अच्छे से बसा लो। अब क्या होगा ना, ये तीनों केसेस एक काउंट किए जाएंगे क्योंकि सभी में चार्ज कहां है बेटा, सरफेस पे है। तो इन तीनों को आप एक केस काउंट करोगे और इसको एक केस काउंट करोगे, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं बड़ा बढ़िया सा, ठीक है। देखो ये हॉलो वाला केस है, पहला वाला, तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका हॉलो कंडक्टिंग आ जाएगा, ठीक है, आपका हॉलो नॉन कंडक्टिंग आ जाएगा, आपका सॉलिड कंडक्टिंग आ जाएगा, समझ गए, HC, HNC एंड SC। तो हॉलो कंडक्टिंग हो गया, हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो गया, सॉलिड कंडक्टिंग हो गया। नीचे वाले में आ जाएगा बेटा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इसमें चार्ज अंदर रहेगा, इसमें चार्ज अंदर रहेगा, इसमें चार्ज जो है वो बाहर रहेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो एक पॉइंट में लेता हूं अंदर, यहां पे A पॉइंट, और एक पॉइंट में लेता हूं बेटा बाहर, बाहर यानी कि B पॉइंट। कोई बता सकता है अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हॉलो वाले केस में अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा फटाफट रिवीजन करो, अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सर 0, और बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, सिंपल, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर R दूरी पे है, मान लो यहां पे मैं डायग्राम बना दूं कि ऐसे है, R दूरी पे है, तो KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बढ़िया रिवीजन हो रहा है, मस्त रिवीजन हो रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है, सॉलिड में 0 नहीं होती है अंदर वाले पॉइंट पे। अंदर अगर आप R दूरी पे देखोगे ना, R दूरी पे देखोगे ना, तो आंसर आता है KQ स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। ये सारे फॉर्मूले याद रखने बेटा, KQ स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। हालांकि बाहर वाला पॉइंट एकदम सेम टू सेम होता है KQ बाई R स्क्वायर, बाहर वाला पॉइंट एकदम सेम टू सेम होता है बेटे KQ बाई R स्क्वायर। ग्राफ कैसा बनता है देखो, इसका ग्राफ ऐसा बनता है कि शुरू में इसमें देखो 0 है ना, आप देखोगे तो शुरू में 0 है, तो शुरू में आप भी 0 रहने दो, ग्राफ का वैल्यू आप भी जो है वो 0 रहने दो, ऐसे 0। लेकिन बाद में KQ बाय R स्क्वायर है बेटा, तो अचानक से बढ़ेगा और फिर ऐसे डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर R बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है, R बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है। ये ग्राफ हो गया। दूसरे वाले का ग्राफ भी देखो, पढ़ा देता हूं फटाफट से। इसमें पहले देखो अंदर वाले पॉइंट पे लीनियर होता है, लीनियर, तो ये लीनियरली ऐसे इंक्रीज होता है पहले बेटे, और लीनियरली इंक्रीज होने के बाद वैसे ही डिक्रीज होता है जैसे ऊपर वाले में होता था। दिल बना दो अगर आपको ग्राफ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। इतना ही डिफरेंस है कि इसमें अंदर 0 रहेगा, इसमें अंदर 0 नहीं रहेगा बल्कि लीनियर रहेगा। बाहर वाला पॉइंट दोनों में सेम है बेटा, इसमें भी ऐसा ही रहेगा, इसमें भी ऐसे ही रहेगा। कमॉन, सेम टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। इसमें बेटा कैपिटल R रेडियस है और स्मॉल r दूरी है सेंटर से, है ना, स्मॉल r इज दूरी फ्रॉम सेंटर एंड कैपिटल R इज द रेडियस। चलिए डन हो गया। अब मैं आपको बताता हूं बेटा पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आपको पता है पोटेंशियल एट A KQ बाई कैपिटल R होता है, हर जगह सेम होता है, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। कैसा सरफेस बन जाता है? इक्विपोटेंशियल। तो एवरीवेयर सेम फॉर इनसाइड पॉइंट इन द फर्स्ट केस, एवरीवेयर सेम बेटा। यहां निकालो तो भी KQ बाई कैपिटल R, यहां निकालो तो भी KQ बाई कैपिटल R, यहां निकालो तो भी KQ बाई कैपिटल R। कैपिटल R इज द रेडियस, एवरीवेयर सेम थ्रू आउट द स्फीयर, इनसाइड पॉइंट पे सेम टू सेम मिलता है। हालांकि बाहर वाले पॉइंट पे KQ बाई स्मॉल r बढ़ाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, R बढ़ाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो देखो इसका ग्राफ कैसा बनता है, क्या अंदर वाले पॉइंट पे सेम मिला है हर जगह इक्विपोटेंशियल?
क्या अंदर वाले पॉइंट पे सेम मिला है हर जगह इक्विपोटेंशियल? यस, तो अंदर वाले पॉइंट पे सेम रहेगा, देखो ऐसे कांस्टेंट, ये देखो बेटा कांस्टेंट हो गया। लेकिन जैसे ही आपने कैपिटल आर को क्रॉस किया, बाहर वाले पॉइंट पे ऐसे डिक्रीज होता जाता है। ये ग्राफ वैसे कम पूछा जाता है बट फिर भी आना चाहिए आपको, है ना। अंदर वाले पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल और बाहर वाले पॉइंट पे धीरे धीरे ऐसे डिक्रीजिंग, धीरे धीरे यूं ऐसे डिक्रीजिंग, ठीक है। बाहर वाले पॉइंट का इसका भी सेम होता है, सॉलिड का भी सेम होता है। बाहर वाले पॉइंट पे कोई डिफरेंस नहीं है, बाहर वाले पॉइंट पे कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। लेकिन अगर मैं अंदर वाले पॉइंट पे बात करूं तो लंबा है थोड़ा फॉर्मूला, इसलिए यहां पे लिख रहा हूं नीचे के क्यू डिवाइडेड बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा आपको रुलाता है, इत्तू सा, है ना। लेकिन यार एक बार याद कर लो कि इनसाइड पॉइंट पे सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। क्या कोई मुझे बता सकता है इनसाइड पॉइंट पे अगर मैं r बराबर 0 रख दूं तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा। सेंटर का पोटेंशियल बताओ तो बेटा जरा, r बराबर 0 रख के देखिए। आप यहां पे r बराबर 0 डालेंगे, यहां पे 3r स्क्वायर बचेगा, यहां पे 2r क्यूब बचेगा, 3/2r बच जाएगा एक्चुअली, 3/2 टाइम्स r बच जाएगा एक्चुअली। तो आंसर आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 3/2, नीचे आ जाएगा आपका r, 3/2 के क्यू बाई आर, सेंटर पे 3/2 के क्यू बाई आर, ठीक है। ऐसे आपको r की वैल्यू डाल डाल के हर जगह निकालने का आना चाहिए, ठीक है। यू कैन डू इट बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है के क्यू बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ग्राफ इसका एकदम अतरंगी है, इसको खाली रटना है। इसका ग्राफ बेटा एकदम अतरंगी है, एकदम अलग सा है, इसको आपको बस ऐसे रट लेना है। ये इसका ग्राफ होता है ऐसा कुछ, ठीक है। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। पूछते नहीं है बट ठीक है, आपको पढ़ा दिया मैंने, आप इसको याद कर लीजिए। ये टेबल एक बार दिल बना दो इस टेबल के लिए बेटा, और एक स्क्रीनशॉट हो जाए, है ना। पूरा का पूरा स्फीयर पढ़ा दिया यहां पे मैंने आपको, राइट। पूरा स्फीयर डन एंड डस्टेड बेटा। एक टेबल के अंदर बहुत जबरदस्त रिवीजन अपना चल रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो इनसाइड पॉइंट पे, चाहे आउटसाइड पॉइंट पे, चाहे वो पोटेंशियल हो इनसाइड पॉइंट पे आउटसाइड पॉइंट पे, चाहे उनका ग्राफ हो इनसाइड पॉइंट पे आउटसाइड पॉइंट पे, सारा का सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। चलिए फटाफट दिल बनाइए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है देखिए, एक आपके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा। अगर इनके बीच की दूरी L है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू L। मैं डाइपोल सिर्फ यहीं पे पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिज्म में नहीं पढ़ाऊंगा, पहले ही बता रहा हूं। मैग्नेटिज्म में कुछ नहीं होता है, इसी को रिलेट करना होता है। M वेक्टर आ जाता है, Q के जगह पे M आ जाता है, L के जगह पे L रहता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल इज सेम एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो मैं इस सेशन में नहीं पढ़ा रहा हूं। मैग्नेटिज्म जब पढ़ाया था तो कराया था, बट यहां पे नहीं करा रहा, ठीक है। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल, Q इंटू L, वेरी सिंपल। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है कि यहां पे एक -2Q चार्ज रखा हुआ है, यहां पे Q चार्ज है, यहां पे Q चार्ज है, बताओ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा। तो देखो मैं आपको बताऊं, इसमें से एक -Q इस +Q के साथ एक डाइपोल बना लेगा। एक -Q उठाओ, इसमें से एक -Q उठाओ तो माइनस से प्लस इधर एक डाइपोल बन जाएगा बेटा, और डाइपोल की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू लेंथ, लेंथ अगर L है ना। और इसमें से एक और बच गया ना, एक और -Q बच गया ना, -2Q है ना, एक और बच गया। तो माइनस से इधर प्लस, इधर एक और डाइपोल मोमेंट बन जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा Q इंटू L। तो बेसिकली आपके पास दो डाइपोल बन रहे हैं, इस तरफ QL और इस तरफ भी QL। इसका जो रिजल्टेंट होगा 90 डिग्री है ना, तो रिजल्टेंट होगा √2 टाइम्स QL। कितने लोगों ने आंसर कर दिया था, कितने लोगों ने आंसर कर दिया था, कितने लोगों ने आंसर कर दिया था √2 टाइम्स QL। फटाफट दिल बनाएंगे बेटा, सिंपल सी बात है, राइट। पीडीएफ कहां पर मिलेगा, कोई बच्चा स्पैम कर रहा है बार बार, पीडीएफ कहां पर मिलेगा बेटा, सुन लो ध्यान से। ऐसे गूगल में टाइप करना t.me/GG sir THEEL फील, ठीक है। t.me/GG sir फील, ये मेरा टेलीग्राम है, पीडीएफ वहीं पे मिलेगा, ओके। चलो अब आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, यस समझ गए। चलो इसकी यूनिट क्या होती होगी, देखिए यूनिट, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम और डिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा मीटर। तो कूलॉम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आइए इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सुनिए। मान लीजिए आपके पास कोई डाइपोल है, ऐसे ये रहा आपका डाइपोल, ठीक है। इसको आप कह रहे हैं बेटा P वेक्टर, राइट।
पी वेक्टर के बाद मान लीजिए यहां पे एक आर वेक्टर की दूरी पे एक पॉइंट है, आर वेक्टर की दूरी पे एक पॉइंट है, यहां पे आपसे पूछ रहा है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बेटा के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। सबसे पहले आप के पी बाई आर क्यूब लिखेंगे बाहर, अंदर आ जाएगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, याद रहेगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा ये है बेटे, ये थीटा है आपका, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं P को ऐसे रखूं और R को भी सेम डायरेक्शन में रखूं, यहां पे R को भी ऐसे रखूं, तो बता सकते हो थीटा कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ थीटा कितना हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा सर 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एकदम पैरेलल हो गए। तो अगर मैं थीटा 0 यहां पे रख दूं तो cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2kp/r³। सोचो ना, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा 4 का अंडर रूट हो जाएगा बेटा 2, तो 2kp/r³। इसको बोलते हैं डाइपोल का एक्सियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं बच्चा? एक्सियल पॉइंट बोलते हैं बेटा इसको। तो एक्सियल पॉइंट पे 2kp/r³ होता है। और सोचो अगर मैं R को इस तरफ ले लूं, यहां पे ले लूं, यहां पे ले लूं R को, तो एंगल 90 डिग्री बन जाएगा क्या? बिल्कुल सर 90 डिग्री बन जाएगा। 90 डिग्री यानी कि आप cos 90 रखेंगे, cos 90 की वैल्यू 0 होती है बेटा, आपको मिलेगा उल्टी डायरेक्शन में, ये बस याद रखना है, और kp/r³ इज द आंसर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इक्विटोरियल पॉइंट, है ना। इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इक्विटोरियल पॉइंट। तो इक्विटोरियल पॉइंट पे kp/r³ उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा मतलब अगर डाइपोल आगे की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ आएगी। इक्विटोरियल पॉइंट पे अगर डाइपोल राइट की तरफ है तो इक्विटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आएगी, उल्टी दिशा में आएगी। इसीलिए कई किताबों में माइनस साइन भी लिखा होता है, यह बताने के लिए कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। लेकिन एक्सियल पॉइंट पे ऐसा नहीं है बेटा। एक्सियल पॉइंट पे अगर डाइपोल आगे की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की तरफ ही आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की तरफ ही आती है, सेम डायरेक्शन आता है, माइनस साइन भी नहीं देखा जाता है। 2kp/r³। दिल बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज डन एंड डस्टेड। किसी जनरल पॉइंट पे पूछे तो ये फॉर्मूला है। थीटा की वैल्यू गिवन है, अगर एक्सियल पॉइंट बोलता है थीटा 0 रख दो, 2kp/r³। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलता है थीटा 90 रख दो, -kp/r³। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। मान लीजिए आपका डाइपोल ऐसे रखा हुआ है और मान लीजिए यहां पे एक आर वेक्टर की दूरी पे थीटा एंगल पे कोई पॉइंट है, आर वेक्टर की दूरी पे थीटा एंगल पे कोई पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पे जो आपका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, वो होता है बेटा kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आइए सारे एक्सियल पॉइंट और वो वाले पॉइंट निकाल लेते हैं एक बार, है ना। देखो मान लो P ऐसे है, ठीक है सर। मान लो R भी ऐसे है, तो बोलो बेटा एंगल कितना हो गया? 0 हो गया सर। इसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे बच्चे? एक्सियल पॉइंट बोलेंगे सर। तो बताओ बेटा कितना पोटेंशियल आ रहा है यहां पे एक्सियल पॉइंट पे? cos 0 रख देंगे आप, cos 0 यानी कि 1, तो आपका आंसर आएगा सिंपली kp/r²। डन एंड डस्टेड सर, डन एंड डस्टेड। एक्सियल पॉइंट पे kp/r² होता है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि यहां पे चले जाते हैं r दूरी पे, तो यहां पे एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल हो जाएगा प्यारे बच्चों। 90 डिग्री एंगल यानी कि cos 90 आप रखोगे, cos 90 आप रखोगे, cos 90 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, 0 होती है, तो यहां पे पोटेंशियल आ जाएगा आपका सिंपली 0। डन एंड डस्टेड, यहां पे 0 आ जाएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है। अच्छा एक पॉइंट ये वाला भी ले सकते हो आप कि आप R को पीछे की तरफ ले लो, R को आप पीछे की तरफ ले लो। तो सोचो P आगे की तरफ है, R पीछे की तरफ है बेटा, तो यहां पे एंगल कितना लिखोगे प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। सोचो ना P इस तरफ है, R इस तरफ है, 180 डिग्री का एंगल बन गया। और अगर cos 180 आप रखते हैं फॉर्मूले में, तो cos 180 होता है -1, तो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी -kp/r²। फटाफट दिल बना दो, तीनों पॉइंट का निकलवा दिया है। आगे वाला पॉइंट होगा तो kp/r², पीछे वाला पॉइंट होगा तो -kp/r², परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर वाला पॉइंट होगा तो 0। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल भी डन एंड डस्टेड। चलिए फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं बेटा, दिल बनाइए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा, डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जब डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होता है वो देखते हैं आगे। देखो बेटा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके बीच का स्पेसिंग मैंने कांस्टेंट रखा है क्या? इनके बीच की दूरी कांस्टेंट है क्या? यस। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं बेटा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूरी उनके बीच का जो है वो कांस्टेंट है।
अगर मैं यहां पे एक डाइपोल को रख देता हूं, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां पे दो तीन चीजें होंगी, ध्यान से सुनिएगा जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए, एक तो इसमें टॉर्क लग जाता है, अगर डाइपोल मोमेंट आपका p वेक्टर है ना, तो एक तो इसमें टॉर्क लग जाता है, फॉर्मूला होता है p क्रॉस e, यानी कि PE साइन थीटा। और दूसरी चीज बेटा, इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसका फॉर्मूला होता है माइनस p डॉट ई, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, PE कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका दोनों का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला डन एंड डस्टेड PE साइन थीटा, और एनर्जी का फॉर्मूला डन एंड डस्टेड माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, फटाफट से हो जाएगा, ध्यान से सुन लेना, डन एंड डस्टेड हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाए। टॉर्क की वैल्यू जीरो कब होती है पता है आपको, जब डाइपोल ऐसे रखा हो कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल जीरो बने। सोचो, अगर जीरो एंगल बनेगा, ऐसे रखा है ना कि जीरो एंगल बन रहा है, तो थीटा बराबर जीरो बन रहा है, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। साइन जीरो रखोगे जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम। इसके अलावा एक और इक्विलिब्रियम तब मिलता है जब P को आप ऐसे रख दो कि एंगल 180 बन जाए, क्योंकि साइन 180 भी जीरो होता है, आपको पता होगा ये बात, साइन 180 भी जीरो होता है। तो अगर मैं टॉर्क निकालूं PE साइन 180, तो वो भी आपका जीरो आएगा। तो बताइए, तो कितने पोजीशंस पॉसिबल हैं इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल के? दो पोजीशंस पॉसिबल है बेटा, थीटा बराबर जीरो पे और थीटा बराबर 180 पे। इसको स्टेबल बोला जाता है इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां से अगर डिस्टर्ब करोगे ना तो डाइपोल वापस आता है। और इसको बोला जाता है बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर डाइपोल को यहां से डिस्टर्ब किया तो वापस नहीं आता है और घूम जाता है। ये मेमोरी बेस्ड चीज है, इसको याद रखिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि बताओ एक डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम कितने एंगल पे पाया जाता है, 0 डिग्री पे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कितने एंगल पे पाया जाता है, 180 डिग्री पे। एक और क्वेश्चन बनता है, बताइए एनर्जी डाइपोल की मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम एनर्जी कहां पे पाई जाती है? पता है, जब एनर्जी मैक्सिमम होती है ना, तभी कोई चीज अनस्टेबल होती है बेटा। तुम्हारे पॉकेट मनी बढ़ा दी जाए, है ना, 3-4 हजार रुपए दे दिए जाए एक दिन के, तुम एकदम से अनस्टेबल हो जाओगे। इतनी एनर्जी आ जाएगी कि एकदम से अनस्टेबल हो जाओगे कि ATM ड्यूक निकालोगे, रूम रूम करके घूमते मिलोगे सड़कों पे समोसे जलेबी खाते हुए। तो एनर्जी मैक्सिमम वहीं पे जहां पे अनस्टेबल है, चेक कर लो अनस्टेबल कहां है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे एनर्जी निकाल के देखो आप, माइनस PE cos 180 हो जाएगा -1, है ना, -1, और -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस PE। ये है आपकी मैक्सिमम एनर्जी। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे आपकी मैक्सिमम एनर्जी पाई जाती है। मिनिमम एनर्जी कहां पाई जाती है, स्टेबल पे। मिनिमम कहां पाई जाती है, स्टेबल पे। तो मिनिमम के लिए 0 डिग्री डाल दो, cos 0, तो मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी -PE। कई बच्चे सोचते हैं सर मिनिमम तो 0 होता होगा ना, 90 डिग्री पे 0 एनर्जी होती है, एक्चुअली यहां पे 0 होती है एनर्जी, क्योंकि 90 डिग्री है, cos 90 करोगे तो 0 आ जाएगा। कई बच्चे सोचते हैं सर 0 एनर्जी तो 90 डिग्री पे होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, 0 एनर्जी नहीं है मिनिमम। मिनिमम नेगेटिव है, नेगेटिव इज स्मॉलर देन 0। याद रखिए, ये एनर्जी है, माइनस भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ये है मिनिमम, 0 मिनिमम नहीं है, यहां पे -PE मिनिमम है, जो कि एंगल 0 पे है। आप तो बस इतना याद रखो, एनर्जी मिनिमम तो स्टेबल, एनर्जी मैक्सिमम तो अनस्टेबल। स्टेबल होता है 0 डिग्री पे, एनर्जी आती है -PE। अनस्टेबल होता है 180 डिग्री पे, एनर्जी आती है +PE। स्वाहा, डन एंड डस्टेड। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट को टॉपिक करते हैं, ठीक है। डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ गया बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखो यार, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं तुमको सर्किट थ्योरी तो पढ़ा नहीं सकता ना यहां पे बिठा के, सर्किट थ्योरी थोड़ा ना पढ़ाता बैठूंगा अभी। सर्किट थ्योरी में आपको जब 1 शॉर्ट सेशन लूंगा तो पढ़ाऊंगा। लेकिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं यहां पे 50 टॉपिक्स में इंक्लूड कर रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ टॉपिक्स मैंने उठाए हैं, ऐसे टॉपिक्स जिनको क्विकली रिवाइज किया जा सकता है और जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हमारा 5वां टॉपिक शुरू हो चुका है बेटा। आउट ऑफ 50 5वें टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं। आप सबको बधाई हो, बहुत बढ़िया।
5वें टॉपिक्स पे आ चुके हैं। देखो यार, थोड़ा टाइम लगेगा 50 टॉपिक करने में, थोड़ा सा कष्ट होगा 50 टॉपिक करने में, लेकिन जब आप करके निकलोगे ना वो 50 टॉपिक, मजा आ जाएगा, मतलब लाइफ विल बी अमेजिंग। ठीक है ना। कृपया चैट का इस्तेमाल सिर्फ काम की बातों के लिए करें, पढ़ाई के लिए करें बेटा, है ना। इधर उधर का रैंडम चैट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है बेटा अमीटर। अमीटर कैसे काम करता है मैं आपको बता दूं जरा जल्दी से, ठीक है। काम क्या करता है, मतलब क्या क्या आपको याद रखना है वो देख लो आप। अमीटर में सबसे पहले एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है और गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल में एक शंट की वैल्यू लगाई जाती है। अब मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा क्योंकि अमीटर को रटना नहीं है, अमीटर को समझना है, इसलिए मैं आपको इसकी पूरी की पूरी कहानी बेटा अभी सुनाने वाला हूं, ठीक है ना। देखो कहानी क्या होती है, जब कोई करंट एंटर करता है, बहुत बड़ा करंट जब कोई एंटर करता है, बहुत बड़ा करंट जब कोई एंटर करता है, ठीक है। अब ये बड़ा करंट अगर गैल्वेनोमीटर में चला गया ना तो गैल्वेनोमीटर को तोड़ ताड़ देगा, ये बहुत जोर से तोड़ेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत कम करंट ले सकता है, ज्यादा करंट दे नहीं सकता। बहुत बड़ा करंट एंटर कर गया, गैल्वेनोमीटर में चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम इस करंट को कहते हैं कि अरे भाई साहब इधर कहां जा रहे हो, हमने एक बहुत स्मॉल शंट लगा रखा है, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस लगा रखा है, आप स्मॉल रेजिस्टेंस से गुजरिए। करंट को हमेशा अच्छा लगता है कि वो स्मॉल रेजिस्टेंस से होके गुजरे, तो बेटा ज्यादा से ज्यादा करंट ना यहां से गुजर जाता है और गैल्वेनोमीटर से सिर्फ आईजी करंट गुजरता है, यानी कि जितना उसके लिए सेफ है, आईजी इज सेफ फॉर गैल्वेनोमीटर, तो यहां से सिर्फ आईजी गुजरता है। तो ऐसा होने से क्या हुआ, यहां से चला गया आई माइनस आईजी, समझ रहे हो ना, टोटल आई आया था बेटा, आई में से आईजी चला गया गैल्वेनोमीटर के अंदर, गैल्वेनोमीटर सेफ है, खराब नहीं होगा, और आई माइनस आईजी शंट से चला जाता है। शंट को पैरेलल में लगाते हैं, देख लीजिए आप, शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, और शंट होता है बहुत स्मॉल, क्योंकि ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि बताओ अमीटर में शंट कौन से कॉम्बिनेशन में लगा होता है, पैरेलल में कि सीरीज में, तो पैरेलल में लगा होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, बहुत स्मॉल होती है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला भी रटवाऊंगा नहीं, याद करा दूंगा। देखो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है आरजी, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, जी और एस दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्या, हाँ। तो देखो इसका पोटेंशियल कितना, करंट इंटू रेजिस्टेंस आईजी इंटू आरजी, यही होता है क्या पोटेंशियल, आई इंटू आर, यस सर, बराबर। ऊपर वाले का पोटेंशियल आई इंटू आर, आई कितना है, इतना है, और रेजिस्टेंस कितना है, एस के बराबर है। मैंने रटवाया नहीं है, मैंने समझा दिया, अमीटर मैंने पढ़ा दिया, अमीटर मैंने रटाया नहीं है बेटा, अमीटर मैंने पढ़ा दिया है। तो आप यहां का पोटेंशियल देख लीजिए, आई जी इंटू आर जी, वी बराबर आई आर, और यहां का देख लीजिए आई माइनस आई जी इंटू एस, दोनों को बराबर कर दीजिए, ये अमीटर का फॉर्मूला है। कहां रटने लगे रहते हो यार, क्यों रटना है इसको, सिंपल सा फॉर्मूला है, डन एंड डस्टेड हो गया। वोल्ट मीटर पे आ जाते हैं। अच्छा, वोल्ट मीटर की खास बात यह है कि इसमें जस्ट उल्टा होता है काम। अगर गैल्वेनोमीटर है आपके पास तो इसमें आप शंट को सीरीज में लगाते हैं, वहां पे शंट स्मॉल होता था, यहां पे शंट बहुत लार्ज होता है, ठीक है, यहां पे शंट बहुत लार्ज होता है बेटा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहां से करंट आई एंटर करता है, हम करंट आई को बोलते हैं अरे भाई शंट बहुत लार्ज है, इधर क्यों आ रहे हो, इधर मत आ जाना। तो इधर कहता है ठीक है, इधर स्मॉल अमाउंट आऊंगा, आईजी आऊंगा बस, तो गैल्वेनोमीटर सेफ हो जाता है। शंट लार्ज है ना तो ज्यादा करंट नहीं आ रहा है, इधर आईजी आ रहा है बस बेटा, तो आई माइनस आईजी इधर से निकल जाता है, आई माइनस आईजी इधर से निकल जाता है। मेरे को निकालना है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि मैं निकाल लूंगा यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा। देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आरजी प्लस एस, और करंट कितना हो गया, आईजी। तो पता है पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है, करंट हो गया आईजी, ठीक है, और रेजिस्टेंस हो गया आरजी प्लस एस। ये फॉर्मूला है बेटा पोटेंशियोमीटर का, मतलब वोल्ट मीटर का, सॉरी। तुमको रटना है तुम रटो, मेरे को क्या जाता है, लेकिन मैंने समझा दिया भाई कि कैसे हो रहा है ना। यहां पे करंट इतना जा रहा है, यहां पे आरजी है, यहां पे एस है, टोटल रेजिस्टेंस आरजी प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय करंट, दिस इज द पोटेंशियल मेजर्ड, ठीक है। तो ये आपका वोल्ट मीटर भी डन एंड डस्टेड हो चुका है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, कुछ ऐसा सा आपको सेटअप देखने को मिलता है ना, ये देखिए, कुछ ऐसा सा आपको सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है, ये ठीक है बेटा। ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, यहां पे आपका नल पॉइंट ढूंढते हैं आप लोग। ये हो गया आपका X, ये हो गया आपका V, ये हो गया आपका कोई रेजिस्टेंस R, ठीक है।
यहां पे पोटेंशियल ऑफ वायर आएगा कुछ, पोटेंशियल ऑफ क्रॉस वायर आ जाएगा कुछ। फॉर्मूला सुन लो, E बराबर E यानी कि अननोन सेल का ईएमएफ, ये वाला E, ठीक है। E बराबर फॉर्मूला होता है बेटा V अक्रॉस वायर डिवाइडेड बाई L, L इज द लेंथ ऑफ द वायर, मल्टीप्लाइड बाई X। अब यार ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसका रिवीजन सिर्फ यहां से पॉसिबल नहीं है, इसके एक दो क्वेश्चन करो तभी जाके रिवीजन अच्छे से हो पाता है। हाँ, जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसके लिए रिवीजन हो गया, लेकिन जिसने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, आई विल रिकमेंड यू मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेशन देखना, मैं पोटेंशियोमीटर से ही पढ़ाना शुरू करता हूं। तो अगर ये टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आप स्ट्रांग कर सकते हैं, लेकिन आप वन शॉट वाला वीडियो देखिए एक बार। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको खाली फॉर्मूला बताना उनके लिए ठीक है जिनको आता है, वो बोलेंगे हाँ सर रिवाइज हो गया मेरा, वी वायर कैसे निकालते हैं मेरे को पता है, एल मेरे को दिख जा रहेगा, एक्स जो है नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट होता है, ठीक है। जिसने आज तक नहीं पढ़ा है उसके लिए कह रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बार वन शॉट वाला देख लेना, ठीक है ना, वरना इसको पढ़ाने में आधा घंटा लगता है बेटा पूरा, तो पूरा तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, फॉर्मूला बता रहा हूं फिलहाल यहां पे, क्योंकि ये तो रिवीजन है, ये तो रैपिड रिवीजन है, फिर मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये देखिए आपका यहीं पे पूरा डन एंड डस्टेड हो जाएगा। कैसे? अगर आपको अलग अलग 3 कलर्स दिखाई दे रहे हैं तो पहले वाले कलर को नाम देना होता है X, पहला कलर हो गया X, दूसरा कलर हो गया Y, तीसरा कलर हो गया बेटा Z, ठीक है। उसके बाद अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 10x प्लस y इंटू 10 की पावर z। इसका क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करवा दूंगा। बताओ पहला कलर कौन सा दिख रहा है? देखो पहला कलर दिख रहा है रेड, तो रेड की कलर कोडिंग देख लीजिए आप, यहां से दिख जाएगी रेड की कलर कोडिंग बेटा 2 दिख रहा है, रेड का 2 है, तो रेड के जगह पे आप लिखेंगे 2। दूसरा कलर दिख रहा है देखो वाई वाला वॉयलेट, वॉयलेट की कलर कोडिंग है 7, तो दूसरा कलर हो गया आपका 7, कोड हो गया उसका 7। तीसरा कलर है बेटा ब्राउन, और ब्राउन का देखो कलर कोड है 1, तो तीसरा कलर हो गया आपका 1, तो 2 7 1। कहने का मतलब x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 7, z की वैल्यू हो गई 1। कोई बच्चा क्लास में मेरे को बता सकता है क्या कि कितना रेजिस्टेंस आएगा? तो सर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू एक्स, यानी कि 10 इंटू 2 प्लस y कितना है 7 इंटू 10 की पावर z यानी कि 1, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 27 इंटू 10 यानी कि 270। डन एंड डस्टेड है ना, 270 इज द आंसर। लेकिन उसके लिए कलर कोड याद होना चाहिए। कलर कोड का शॉर्ट ट्रिक देख लो आप, बी रॉय है ना, बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, और 0 से लेके 9 तक चलना है। तो बीबी रॉय में जो बी है वहां से आपने शुरू किया, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे व्हाइट है ना, और 0 से लेके आप चलते जाएंगे पूरा 9 तक। डन। गोल्ड और सिल्वर अगर लास्ट में दिखाई दे, जैसे देखो यहां पे गोल्ड दिखाई दे रहा है, एक लास्ट का कलर आपको गोल्ड दिखाई दे रहा है, तो पता है गोल्ड का मतलब क्या है? गोल्ड का मतलब है बेटा 5% का एरर हो सकता है जो आपने कैलकुलेट किया है, यानी कि इसमें प्लस माइनस 5% हो सकता है। लेकिन अगर सिल्वर है ना तो एरर 10% का हो सकता है, सिल्वर में एरर ज्यादा होता है। सिल्वर है तो एरर विल बी 10%, इसको टॉलरेंस भी बोलते हैं, टॉलरेंस विल बी 10%, और अगर गोल्ड है तो टॉलरेंस विल बी ओनली 5%। चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी डन एंड डस्टेड, मैग्नेटिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिल बनाइए बेटा फटाफट से, कम ऑन बेटा कम ऑन। बाकी सर्किट थ्योरी मेरे लिए यहां पे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है ना, यहां पे तो मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो फॉर्मूला बेस्ड है, जिनको आसानी से रिवाइज किया जा सकता है, और जो एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं, जिनको बहुत अच्छे से करना एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। आइए मैग्नेटिज्म में आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है बेटा फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर। अब यार इसमें आपको ऐसा लगेगा कि सर ये टॉपिक तो हमने वहां पे भी किया था। कहां पे किया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था, बिल्कुल किया था। उसमें आंसर आया था 2k लैम्डा बाई आर। उसमें आंसर क्या आया था बेटे? 2k लैम्डा बाई आर। यहां पे अगर आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें मान लीजिए आपका करंट आई फ्लो हो रहा है, तो आपका जो फील्ड का वैल्यू आता है बेटा, फील्ड का जो वैल्यू आता है वो आता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। उसमें था 2k लैम्डा बाई आर, इसमें है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर। ठीक है, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर डन है।
फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, जैसे वहां पे आर्क होता था, तुमको लगेगा सर सब सेम सेम आ रहा है, सब सेम सेम आ रहा है, वहां पे भी हमने आर्क पढ़ा था, यहां पे भी हम लोग आर्क पढ़ रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात है बेटे। आर्क का एंगल मान लो फाई है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा, सिंपल। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो आई के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे और अंगूठा आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr इंटू थीटा। मान लो सेमी सर्कुलर वायर हो, तो एंगल कितना लोगे भाई, 180 डिग्री, लेकिन उसको पाई में रखना है, यहां पे रेडियन में रखना है, पाई रेडियन। सेमी सर्कुलर है, पाई में रखेंगे आप, रेडियन में रखेंगे तो पाई आ जाएगा। तो आपका आंसर देखो तो सेमी सर्कल के वायर का कितना आ रहा है बेटा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr इंटू पाई, पाई ने पाई को मार दिया, म्यू नॉट आई बाई 4r। सबको आंसर याद है क्या, म्यू नॉट आई बाई 4r, ये आंसर होता है सेमी सर्कल के केस में। वहां पे सेमी सर्कल का आंसर आया था 2k लैम्डा बाई r। थोड़ा रिलेट करके पढ़ना, जब अगली बार पढ़ोगे ना, रिलेट करके पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और मैग्नेटिज्म को। अच्छा मान लो पूरा का पूरा सर्कल ले लेता हूं मैं, पूरा का पूरा सर्कल ले लेता हूं। पूरा सर्कल लेने से थीटा हो जाएगा बेटा 2π के बराबर। अगर यहां पे 2π रख दिया जाए ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। तो ऐसे करके आप अगर एंगल की वैल्यू रख दें तो आप किसी भी टाइप के आर्क का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, चाहे वो सेमी सर्कल हो, चाहे वो सर्कल हो बेटा, चाहे वो मतलब क्वार्टर सर्कल क्यों ना हो, कुछ भी हो, आपको बस एंगल पता होना चाहिए और आप रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या ये टॉपिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक एकदम सेम है क्या, फॉर्मूले अलग है बेटा मैं मानता हूं, लेकिन टॉपिक बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फील्ड ड्यू टू रिंग, हॉ, एक बार हॉ करो, हॉ। सर ये भी पढ़ा था अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमने अभी अभी करके आए हैं हम लोग, फील्ड ड्यू टू रिंग। कोई बात नहीं बेटा, यहां पे भी है, इसको यहां पे भी कर लो। एक रिंग है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था, बिल्कुल सेम टू सेम तरीका। यहां पे मान लो x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछी गई है बेटे, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। पता है उसमें भी नीचे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 आता था, इसमें भी आता है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, मतलब सिमिलर है दोनों फॉर्मूले। उसका फॉर्मूला था kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है, इसका स्वैग अलग है ना। इसका भी ग्राफ देख लो बेटे, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, इधर 0, यहां पे मैक्सिमम, फिर इधर 0, ये इसका ग्राफ बनता है। मैक्सिमम कहां पे आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है बेटे x बराबर 0 पे, यानी कि सेंटर पे, और सेंटर पे अभी अभी तुमने वैल्यू निकाली थी म्यू नॉट आई बाई 2r। सेंटर पे तुमने बेटा अभी अभी वैल्यू निकाली थी म्यू नॉट आई बाई 2r। तो मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा जाए रिंग वाले केस में, तो मैक्सिमम आता है x बराबर r बाई रूट 2 पे, याद आया। लेकिन यहां पे मैक्सिमम आ जाता है 0 पे। वहां की बात करी जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो x बराबर 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती थी, यहां पे मैक्सिमम आती है। ऐसे रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा तरीके से चीजें तुमको याद होंगी। फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, देखो एक लॉन्ग सोलेनॉइड बना हुआ है यहां पे, ये देखो लॉन्ग सोलेनॉइड बना हुआ है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा म्यू नॉट n इंटू आई। एन क्या है, n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे कई बार देखे गए हैं। सीधा डायरेक्ट पूछ लिया सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बताओ। फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, अब टोरॉइड क्या होता है ना, टोरॉइड को सोलेनॉइड का सर्कुलर फॉर्म कहते हैं। मतलब एक सोलेनॉइड लिया आपने और उसको ऐसा सर्कल में मोड़ दिया, यूं ऐसे, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा बेटा इसका, समझ रहे हो ना मेरी बात को, भावनाओं को समझो बेटा मैं क्या कहना चाहता हूं। इस तरीके से ऐसे मुड़ा हुआ है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट n इंटू आई। लेकिन n कैसे निकलेगा पता है, स्मॉल n कैसे निकलेगा पता है, कैपिटल N यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। लेंथ कैसे निकालोगे बेटा, सर्कल है, सर्कल है 2πr। समझ में आ रही मेरी बात आपको, लेंथ ऐसे निकालेंगे आप n अपॉन 2πr। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हो म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन 2πr इंटू करंट। डन एंड डस्टेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इनफाइनाइट शीट जो है वो सिलेंडर है, यहां पे एक्चुअली गलती से शीट लिखा हुआ है, इनफाइनाइट सिलेंडर है, सिलेंडर। इनफाइनाइट सिलेंडर दो टाइप के होते हैं, हॉलो और सॉलिड।
इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला 2021 में भी आया था, पता है आपको? इसका मैग्नेटिक फील्ड आपसे 2021 में पूछा गया था। मैं आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज करवाता हूं। आपने अभी अभी वहां पे स्फीयर पढ़ा ना बेटा? स्फीयर में दो केस किए क्या प्यारे बच्चों, हॉलो और सॉलिड? हाँ सर किए तो हैं। यहां पे भी दो केस हैं। ये हॉलो सिलेंडर है, सिलेंडर है ना, पेन मान लो, पेन के अंदर का एरिया खाली है तो ये हॉलो सिलेंडर हो गया। और यहां पे मैं आपका बना रहा हूं बेटा सॉलिड, ठीक है? ये हो गया आपका जो है सॉलिड, अंदर से पूरा भरा हुआ। अब देखना, हॉलो में अगर एक पॉइंट अंदर लिया जाए पॉइंट ए, एक पॉइंट बाहर लिया जाए पॉइंट बी, तो पता है अगर मैं ए पे निकालूं मैग्नेटिक फील्ड, बी ए, मैग्नेटिक फील्ड एट ए, आंसर आता है कितना? गेस करो गेस करो गेस करो, 0। अरे सर ये भी बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा है। हॉलो स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी, यहां हॉलो सिलेंडर है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे निकालता हूं तो देखो, आउटसाइड पॉइंट बाहर से एक वायर की तरह नजर आएगा, बाहर से एक वायर की तरह नजर आएगा। और वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। कितना इजी है ना, है ना, है ना, इजी है ना, इजी है ना, बिल्कुल इजी है सर। अंदर वाले पॉइंट पे 0, बाहर वाले पॉइंट पे म्यू नॉट आई बाई 2πr। अब सॉलिड में आते हैं। सॉलिड में अंदर वाले पॉइंट का 0 नहीं होगा, सॉलिड में 0 नहीं होगा। जैसे वहां पे 0 नहीं होता था ना, वैसे यहां पे भी 0 नहीं होगा। आंसर होगा बेटा म्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाई 2। जे क्या है पता है? जे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी यानी कि करंट डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस। कैपिटल आर में जब भी लिख रहा हूं वो रेडियस है, स्मॉल आर में जब भी लिख रहा हूं वो सेंटर से डिस्टेंस है। तो देखिए यहां से जे निकल आएगा और म्यू नॉट जे आर बाई 2 इज द आंसर। म्यू नॉट जे आर बाई 2 इज द आंसर। और अगर बाहर वाले पॉइंट की बात की जाए तो पता है बाहर वाले पॉइंट को फर्क नहीं पड़ता। बाहर वाला पॉइंट बोलता है अरे अंदर से हॉलो रहे कि अंदर से सॉलिड रहे, मेरे को तो पेन दिखाई दे रहा है, मेरे को तो बाहर से वायर दिखाई दे रहा है। तो बाहर वाले पॉइंट से फॉर्मूला सेम मिलेगा आपको यहां पे भी, यानी कि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। एक बार जल्दी से दिल बनाओ अगर बात क्लियर हुई है तो। एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा है, एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा बेटा। अंदर वाले पॉइंट का 0 हॉलो में और अंदर वाले पॉइंट का लीनियर सॉलिड में। देख लो लीनियर है कि नहीं है, देख लो बेटा, लीनियर आ रहा है, बी प्रोपोर्शनल टू आर, लीनियर। अभी ग्राफ भी बताऊंगा, ग्राफ आया था बेटा एग्जाम में, ठीक है? 2021 के एग्जाम में इसका ग्राफ पूछा गया था। यस, देखो ग्राफ कैसा बनेगा एक बार देखो, जल्दी से आ जाओ। आप लोग बताओ, अंदर 0 है ना, इसमें हॉलो में 0 है ना अंदर, तो 0 बना दो ऐसे। हाँ 0 बना दो सर पहले तो। उसके बाद क्या होगा ना बेटा, जैसे जैसे आर बढ़ाओगे ना वैसे वैसे बी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा। मतलब थोड़ा और अच्छे से बना लो इसको, ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा ये, है ना? अच्छा इस पे आते हैं, सॉलिड पे आते हैं, सॉलिड पे आते हैं भाई। सॉलिड पे पहले लीनियर रहेगा, क्योंकि देख लो लीनियर है, प्रोपोर्शनल टू आर है तो लीनियर रहेगा। और बाद में ऐसे हाँ, ग्राफ भी बिल्कुल वैसा ही बनता है। तुमको भरोसा नहीं होता तो मैं दिखा देता हूं, आज ही पढ़ाया ना, आज ही तो पढ़ाया बेटे। तुम्हें अगर भरोसा नहीं होता है तो मैं तुमको अभी दिखा देता हूं। ग्राफ भी देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देख लो बेटा, ये वाला पहले 0 है बाद में ऐसे डिक्रीजिंग है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड के लिए देख लो, पहले लीनियर है और बाद में डिक्रीजिंग है। एक बार हॉ करना तो बनता है, एक बार हॉ करना तो बनता है भाई, एकदम सेम टू सेम ग्राफ बनता है। याद रखना है बेटे फॉर्मूले को, ठीक है ना? यस, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं 50 टॉपिक्स एक दिन में नहीं हो पाएंगे। आज हम लोग मतलब अगर 15-20 टॉपिक भी कर देते हैं तो बहुत है बेटा। 50 टॉपिक्स एक दिन में थोड़ा ना होता है, क्या बात कर रहे हो? एक दिन में नहीं होगा ना, ना 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 ना, इतना भी थोड़ा ना पढ़ेंगे बेटा।
50 टॉपिक्स के कम से कम 2 सेशन तो लगेंगे, तो कल एक और सेशन लगेगा, है ना, पूरा एक दिन में नहीं होगा, ना ना ना, कम से कम 20 के आसपास आज हम लोग कर लेंगे और बाकी के 20-25 कल हम लोग कर लेंगे, जो भी है, ठीक है, 20-25 या 30 जो भी है वो हम लोग कल कर देंगे, ठीक है। इसके लिए दिल बनाओगे एक बार जल्दी से, एक बार जल्दी से दिल बनाओ बेटा। तो चाहे वो सॉलिड सिलेंडर या फिर हॉलो सिलेंडर हो, चाहे वो हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम है, ये मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, 8वां टॉपिक बेटा, 8th टॉपिक है अपना फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, इसका फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट हटा देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप हटा देते हैं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं QVB साइन थीटा, है ना बेटा, QVB साइन थीटा भी इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, कोई इशू नहीं है। अब इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं भाई। पहला केस बनता है सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज। ये तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगी हो, है ना, और वेलोसिटी जो है वो उसके परपेंडिकुलर ऐसे हो, ये वेलोसिटी हो गई। तो 90 डिग्री का केस, यानी कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर, इसमें होता है बेटा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन करता है अपना चार्ज पार्टिकल। आपको 2 फॉर्मूले बताता हूं, रेडियस बराबर mv बाई क्यूबी। अब इसमें वैसा क्वेश्चन आता है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों के तीनों एंटर करते हैं, बताओ किसका रेडियस ज्यादा बनेगा, किसका रेडियस कम बनेगा, इस टाइप के सवाल। तो रेडियस का फॉर्मूला याद करना जरूरी है उसके लिए, mv बाई क्यूबी। और एक होता है बेटा टाइम पीरियड 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यूबी। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आपने देखा होगा ऐसा वाला कि अल्फा पार्टिकल एंटर कर रहा है, ये एंटर कर रहा है, वो एंटर कर रहा है ना। अच्छा, और भी मैं आपको कुछ बता दूं इसमें, ये जो रेडियस का फॉर्मूला बेटा mv बाई क्यूबी, इसमें थोड़ा सा आपको मैं वेरिएशन दे देता हूं, काम आएगा आपको, ठीक है। देखो m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम बाई क्यूबी हो गया। अच्छा, मोमेंटम को अपन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो यहां पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी। एक चीज और बताता हूं, किसी चार्ज की काइनेटिक एनर्जी होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल, क्यू इंटू वी। वो भी आप रिप्लेस कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के जगह पे, तो आर का फॉर्मूला बन जाता है आपका अंडर रूट 2m Q इंटू पोटेंशियल डिवाइडेड बाई Q इंटू बी। अब ये सब काम आएंगे। आप लोग मॉक पेपर दे रहे हो ना मेरे साथ, मॉक पेपर रोज शाम को होता है बेटा, मतलब ऑल्टरनेट डे पे हो रहा है अभी, तो मॉक पेपर दो, ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे। और नीट का एग्जाम दो, उसमें भी ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे फॉर्मूले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, हेलिकल मोशन ऑफ अ चार्ज। हेलिकल मोशन तब होता है बेटे जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो और वेलोसिटी ना किसी एंगल पे हो, किसी एंगल थीटा पे हो। तो हम लोग क्या बोलते हैं ना कि इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा दैट इज कॉल्ड v पैरेलल, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा दैट इज कॉल्ड v परपेंडिकुलर। अब v परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है तो सर्कुलर मोशन कराता है, वो 90 डिग्री वाला क्या कराता है, सर्कुलर मोशन कराता है, और v पैरेलल क्या करता है, आगे लेके जाता है। अगर सर्कुलर मोशन करते हुए ये पार्टिकल आगे जाए तो ये कुछ ऐसा सा दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड हेलिकल मोशन, दैट इज कॉल्ड हेलिकल मोशन, ठीक है ना। हेलिकल मोशन में 2 फॉर्मूले देखो, एक तो रेडियस, क्या mv बाई क्यू भी होता है बेटा रेडियस, हाँ, लेकिन परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लेंगे आप परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होता है तभी तो सर्कुलर मोशन होता है ना, 90 डिग्री होना जरूरी है ना दोनों के बीच में। तो 90 डिग्री कौन सी वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर वाली, b के साथ 90 डिग्री बना रही है। तो रेडियस के फॉर्मूले में भी अपन यही वाली वेलोसिटी डालेंगे, v परपेंडिकुलर। एक होता है बेटा पिच, पिच यानी कि हॉरिजॉन्टली कितना आगे गया वो। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आप लोग प्रोजेक्टाइल में भी लिखते रहते हो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इन पैरेलल डायरेक्शन इनटू टाइम पीरियड, वेलोसिटी इन पैरेलल डायरेक्शन इनटू टाइम पीरियड। प्रोजेक्टाइल याद है ux इनटू t लिखते थे, है ना। हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड से रेंज आता था, रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे भी वही करना है, तो v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड करोगे आपको पिच मिल जाएगा। हालांकि हेलिकल मोशन का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है नीट में, बट फिर भी पढ़ाना मेरा काम है बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं।
सर्कुलर मोशन के साथ साथ हेलिकल मोशन भी हो गया तो अच्छी बात है ना, दोनों के दोनों खत्म हो गए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देख लो बेटा एक बार, यहां पे एक लूप होता है, देखो ऐसे लूप होता है, ठीक है, लूप के साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड होती है ऊपर, और यहां पे दो मैग्नेट्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट्स होते हैं बेटा यहां पे। इसमें एक करंट आई फ्लो कराया जाता है और ये घूम जाता है थीटा एंगल से। सी इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, थीटा एंगल से घूम गया आई करंट फ्लो करा के। फॉर्मूला क्या है सुन लो, सी थीटा बराबर निबा, निबा निब्बी है ना, सी थीटा बराबर निबा। सी क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, थीटा क्या है, एंगल कितना रोटेट हुआ, एन क्या है, नंबर ऑफ लूप्स या फिर नंबर ऑफ टर्न्स, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एक होती है इसमें सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है बेटा थीटा डिवाइडेड बाई आई, थीटा डिवाइडेड बाई आई। तो थीटा डिवाइडेड बाई आई का मतलब सुनना आप, ठीक है। मान लो बहुत छोटा सा करंट है, एकदम छोटा सा, इतना सा करंट आपने फ्लो कराया और ये घूम गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे करंट पे ज्यादा एंगल दे रहा है, मतलब सेंसिटिव है काफी। छोटा सा करंट फ्लो कराता हूं, घूम जाता है, तो सेंसिटिव है काफी, तो ये सेंसिटिविटी को बताता है। और अगर आप सेंसिटिविटी का फॉर्मूला यहां से देखेंगे, सी बाई आई मतलब थीटा बाई आई करेंगे तो आंसर आएगा एन बी ए डिवाइडेड बाई सी। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए बेटा, सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ये फॉर्मूला हो जाता है थीटा बाई आई, और मेन फॉर्मूला है सी थीटा बराबर निबा, ठीक है ना, एन आई इंटू बी इंटू ए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना, ठीक है। ईएमआई आ गया अपना नेक्स्ट टॉपिक। चलो ईएमआई में देखते हैं क्या क्या अपने पास पढ़ने के लिए। सबसे पहले है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट डी ए या फिर बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, सिंपल। फैराडेस लॉ क्या कहता है, देखो 11th टॉपिक अपने क्लास का, 11th टॉपिक। फैराडेस लॉ कहता है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ साइकिल इज माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। कितना फ्लक्स चेंज हुआ डिवाइडेड बाई टाइम विल गिव यू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द साइकिल। तो मान लो एक लूप है ना, इसको हम लोग कुछ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं या कुछ भी चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं बेटा, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। अच्छा, अगर इसका रेजिस्टेंस आर ले लिया जाए, आर ओम, तो करंट कितना इंड्यूस होगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। चार्ज कितना फ्लो होगा, डेल्टा क्यू कितना फ्लो होगा, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय आर। ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज इसमें और मैं आपको बता दूं, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सबको याद आ रहा है ये, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम बेटा, सीधा डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर इज द आंसर। ठीक है, तो ईएमएफ हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी, करंट हो गया ई बाई आर, और डेल्टा क्यू यानी कि चार्ज फ्लोन हो गया डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर, यानी कि चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस करेंगे, चार्ज आ जाएगा। सारे मॉक पेपर में काम आने वाले हैं, मॉक पेपर भी अटेंड किया करो, सारे फॉर्मूले काम आने वाले हैं आपको। ठीक है, चलिए मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ सिंपल है, मान लो एक रॉड है बेटा, एक रॉड है, ये रॉड v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर। मान लीजिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका b लगा हुआ है और ये v वेलोसिटी से आपका आगे बढ़ रहा है। इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है वो होता है v क्रॉस b डॉट dl। लेकिन अगर तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कौन तीनों, वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो यहां पे वेलोसिटी है x एक्सिस में, है ना, और जो लेंथ है बेटा, लेंथ यहां से यहां तक लेंथ वो है y एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए वो है z एक्सिस में। अगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, VBL। और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस यही वाला है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बात समझ में आती है, VBL। V क्या है, वेलोसिटी, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, L क्या है बेटा, लेंथ। अच्छा, एनी टू ऑफ देम आर पैरेलल, इफ एनी टू आर पैरेलल, तो किसी को आंसर पता है क्या, क्या हो जाता है, दोनों में से कोई दो पैरेलल हो गए। मान लो ऐसा बोल रहा हूं मैं कि लेंथ ऐसे है और वेलोसिटी भी ऐसे ही है, तो लेंथ भी x एक्सिस में आ गया, वेलोसिटी भी x एक्सिस में आ गई,
तो दोनों के दोनों जो है वो पैरेलल हो गए. इफ एनी टू आर पैरेलल, आंसर इज 0. इफ एनी टू आर पैरेलल बेटा, आंसर इज 0. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं. आप तो डायरेक्ट याद रखो, तीनों परपेंडिकुलर वाला केस ही जनरली आएगा, है ना. VBL विल बी द आंसर. ठीक है. एक बार ऐसे आंसर आया था कि एक फ्लाइट उड़ रही है, फ्लाइट के नीचे से मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, तो बताओ उसके विंग्स में कितना मोशनल ईएमएफ आएगा. तो यही फॉर्मूला लगाना था. फ्लाइट की वेलोसिटी v, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वाला वो ले लो, और लेंथ यानी कि विंग्स की जो लेंथ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो ले लो. खत्म, टाटा बाय बाय, है ना. तो VBL एंड 0. VBL व्हेन तीनों परपेंडिकुलर एंड 0 व्हेन एनी टू आर पैरेलल. मोशनल ईएमएफ व्हेन रॉड इज रोटेटिंग. व्हेन द रॉड इज रोटेटिंग, देखो तो मान लो रॉड आपका ऐसे है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है. ठीक है, ऐसे घूम रहा है. ओमेगा से ये ऐसे गोल 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 आपका घूम रहा है. तो लेंथ मान लो L है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो B हो गई. तो जब ये घूमता है तो ईएमएफ होता है ओमेगा बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ओमेगा बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. इसमें एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा मैं आप सभी को, एक बार ध्यान से देखिएगा. ठीक है, मान लीजिए बेटा एक रॉड है. ठीक है, मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी है 2 मीटर. A पॉइंट है ये, और यहां पे आपका B पॉइंट, यहां से यहां तक की दूरी है 5 मीटर. क्या आप लोग मुझे VB माइनस VA बता सकते हो कितना होगा अगर ये ओमेगा से घूम रहा है? अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो VB माइनस VA की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? फॉर्मूला है ये ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2. देखो बच्चा क्या मिस्टेक करता है. बच्चे देखते हैं कि अच्छा A से B तक की दूरी तो 3 है ना, और सर A से B तक का पूछ रहे हैं मेरे से इमोशनल ईएमएफ, यही पूछ रहे हैं ना, A से B तक का पूछ रहे हैं. तो बच्चा फॉर्मूला लगाता है ओमेगा बी एल स्क्वायर, L में 3 रख देता है, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. पता है ये गलत है, पता है आपको ये गलत है. 9 लिखोगे ना आप तो ये गलत है बेटा. मैं आपको सही आंसर बताता हूं, सही तरीका इसको क्या है करने का. ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ना, इसमें ना बेटा L को हमेशा हिंज से मेजर करना है. हिंज से मेजर करना है L को. कहां से? हिंज. हिंज मतलब ये, हिंज मतलब बेटा ये. तो आप एक बात बताओ, ये जो 3 मीटर आपने मेजर किया ये हिंज से किया क्या? नहीं, आपने A और B के बीच का रैंडम डिस्टेंस ले लिया 3, हिंज से नहीं किया है. तो इसीलिए पढ़ा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको. देखिए पहले आप VA निकालेंगे. VA के लिए आप हिंज से दूरी लेंगे. ये देखिए हिंज से दूरी है इसकी 2 मीटर, दिख रहा है. VA निकालेंगे आप, हिंज से दूरी लेंगे 2 मीटर है. तो पहले आप इसका लिखेंगे ओमेगा बी 2 स्क्वायर बाई 2. फिर आप निकालेंगे बेटा VB. B के लिए हिंज से कितनी दूरी है देखो पूरी. B के लिए कितनी दूरी बेटा? 5 है ना, 5 है ना. यहां से यहां तक पूरा 5 है कि नहीं है? 5 है सर. तो आप लिखेंगे VB बराबर ओमेगा बी 5 स्क्वायर बाई 2. तो ये बन जाएगा ओमेगा बी इंटू 4 बाई 2. ये बन जाएगा ओमेगा बी इंटू 25 बाई 2. हाँ 21 आएगा आंसर, करेक्ट. अब आप कर लो VB माइनस VA. अब आप दोनों को घटा लो. तो यहां पे 25 है, यहां पे 4 है, आंसर आएगा ओमेगा बी 21 बाई 2. तो डायरेक्ट दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं लेना होता है, डायरेक्ट नहीं लेना होता है ना. एंड से लेना होता है इसका, और एंड से ही लेना होता है इसका भी. ठीक है बेटे, एंड से लेंगे अपन. ठीक है ना, ये जरा आप ध्यान में रखिएगा इस चीज को. सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड, डायरेक्ट फॉर्मूला है. मान लीजिए एक सोलेनॉइड है, ठीक है, इसका आपसे पूछा जाए सेल्फ इंडक्शन कितना है, तो L का वैल्यू होता है बेटा म्यू नॉट N स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम. ये आपको याद रखना है, म्यू नॉट N स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम. अगला टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन. मान लो एक यहां पे आपका ऐसे सोलेनॉइड गिवन है, इसमें करंट चेंज हो रहा है di बाई dt से. तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो दिया जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी से. माइनस एल डी आई बाई डी टी से, ठीक है. माइनस एल डी आई बाई डी टी इज द फॉर्मूला. याद आ रहा है बच्चों? यस. तो सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर. इंडक्टर का सीरीज पैरेलल बिल्कुल रजिस्टर के सीरीज पैरेलल के जैसा होता है. मान लो यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L2 है ना, तो आप L इक्विवेलेंट लिखेंगे इसका L1 प्लस L2. और सीरीज में तो हो गया. मान लो पैरेलल है, यहाँ पे एक है ना, डायग्राम थोड़ा ढंग से बना लेते हैं. यहाँ पे एक है मान लो L1, यहाँ पे एक है मान लो आपका L2.
तो L1 L2 दोनों अगर पैरेलल में हो गए तो 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 हो जाता है। ठीक है बेटा, डन एंड डस्टेड है ना। म्यूचुअल इंडक्शन, तो जैसे सेल्फ इंडक्शन में फॉर्मूला था -LdI/dt, यहां पे है -MdI/dt, -MdI/dt। और एक चीज बताता हूं, अगर दो इंडक्टर्स ऐसे कनेक्टेड हैं L1 और L2 और इनका म्यूचुअल इंडक्शन आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है K√L1L2। डायरेक्ट फॉर्मूला है K√L1L2। जब दोनों एक्चुअली ऐसे कनेक्टेड हो तो K√L1L2। K की वैल्यू 1 होगी अगर कपलिंग अच्छी होगी तो, अगर कपलिंग अच्छी है, दोनों एक दूसरे से कपल कर पा रहे हैं, तो K की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। K√L1L2 इज द फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में भैया दो तरफ दो कॉइल्स होते हैं, है ना। तो ये देखो, एक तरफ एक कॉइल होगा, दूसरे तरफ दूसरा कॉइल होगा। पहले वाले कॉइल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, दूसरे वाले को बोलते हैं अपना सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में V प्राइमरी इज द वोल्टेज, I प्राइमरी इज द करंट, N प्राइमरी इज द नंबर ऑफ टर्न्स। सेकेंडरी कॉइल में N सेकेंडरी हो जाएगा, V सेकेंडरी हो जाएगा, I सेकेंडरी हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर में टर्न रेशियो होता है बेटा, टर्न रेशियो होता है NP/NS बराबर VP/VS। ये आप हमेशा लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बराबर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, मतलब सॉरी, पोटेंशियल इन प्राइमरी अपॉन पोटेंशियल इन सेकेंडरी। NP/NS बराबर VP/VS हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, डन हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। ठीक है, अच्छा पावर को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, पावर बराबर V इंटू आई। तो V आउटपुट, आउटपुट मतलब सेकेंडरी, I आउटपुट यानी कि I सेकेंडरी। सही है, VI पावर आउटपुट इज V इंटू आई। और इनपुट में क्या हो जाएगा, तो V प्राइमरी और I प्राइमरी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी का, ये भी आप जरा याद रखिए, आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर एफिशिएंसी की वैल्यू 1 हो जाए, देखो एफिशिएंसी आपने क्या लिखा है, V सेकेंडरी I सेकेंडरी अपॉन V प्राइमरी I प्राइमरी। अगर एफिशिएंसी हो जाए 100%, यानी कि नो लॉस की कंडीशन गिवन है, कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई भी लॉस नहीं हो रहा, एफिशिएंसी 1 गिवन है, तो यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे VS IS आ जाएगा, यहां पे VP IP आ जाएगा। तो पता है इक्वेशन क्या बनेगा, इसको सॉल्व करके देखो, इक्वेशन बनेगा VS अपॉन VP बराबर IP अपॉन IS। इनवर्स का रिलेशन है बेटा, इनवर्स का रिलेशन है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब लगाना है जब एफिशिएंसी कितनी हो, 100% हो। ये सिर्फ और सिर्फ तब अपन यूज कर सकते हैं जब एफिशिएंसी कितनी हो, 100% हो। अदरवाइज जो एफिशिएंसी की वैल्यू गिवन है, मान लो 0.8 है, तो यहां पे 0.8 रख के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हो गए, ट्रांसफॉर्मर भी अपना डन एंड डस्टेड हो गया। 15 टॉपिक अपने खत्म हो चुके हैं यार, है ना, पिछले लगभग 1.5 घंटे में। एक बार दिल बनाना तो बनता है यार, दिल बनाओ एक बार। आप सभी के लिए तालियां, 15 टॉपिक फिनिश कर चुके हैं आउट ऑफ 50। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 15 टॉपिक का बढ़िया रिवीजन हो गया ना, खड़ाखट एकदम मस्त हम लोग रिवीजन करते जा रहे हैं। चलो और देखते हैं और कितने टॉपिक्स अपन कंप्लीट कर पाते हैं, आइए देखते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर हो गया। ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स इज द 16वां टॉपिक। देखो यार, यहां पे सर्किट्स पहले तो R वाला होता है, फिर L वाला होता है, फिर C वाला होता है, उसके बाद अपना LCR आ जाता है। अब ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, बट मैं कराऊंगा आपको, काउंट करूंगा 1, लेकिन पढ़ाऊंगा 4 सर्किट। काउंट कर रहा हूं बस 16th, है ना, बट पढ़ाऊंगा मैं आपको चारों के चारों सर्किट। देखो क्या होता है, सबसे पहले आप R वाला समझिए। R वाले केस में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लीजिए, ऑल्टरनेटिंग करंट लीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए बेटा अप्लाइड वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी, तो रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट आता है ना, वो भी आता है I0 साइन ओमेगा टी। कितना फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, 0 फेज डिफरेंस है। ये भी साइन रहता है, ये भी साइन रहता है, फेज डिफरेंस नहीं पाया जाता है। क्योंकि फेज डिफरेंस नहीं पाया जाता, करंट को अगर हम लोग इधर ड्रॉ करें तो हम लोग ईएमएफ को भी उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। ईएमएफ कह लो, पोटेंशियल कह लो, है ना। करंट को भी हम उधर ही ड्रॉ करते हैं, ईएमएफ को भी हम उधर ही ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा सा नजर आएगा आपको। अगर मान लो ये करंट का ग्राफ है,
तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है बट दोनों फेज में रहेंगे, यानी कि एक जीरो होता है तो दूसरा भी जीरो होता है। साथ साथ जीने मरने की कश्में खाई है इन लोगों ने। एक मैक्सिमम होता है तो दूसरा भी मैक्सिमम हो जाता है, ये जीरो होता है तो ये भी जीरो हो जाता है, ये मिनिमम हो जाता है इधर तो ये भी हो जाता है, ये जीरो तो ये भी जीरो हो जाता है। नो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बराबर जीरो, ठीक है। इसके अलावा ओम्स लॉ बताता हूं मैं आपको, यहां पे क्या लगेगा। तो V बराबर I इंटू आर इज द ओम्स लॉ। हाँ, ये आरएमएस में भी काम करेगा, V आरएमएस बराबर I आरएमएस इंटू आर, ये भी सही रहेगा। सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी बेटा रेजिस्टिव सर्किट के लिए, ठीक है। अगर एक रेजिस्टर कनेक्टेड है ऑल्टरनेटिंग करंट में तो ऐसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाना। अगला है जब कैपेसिटर कनेक्टेड हो, जब कैपेसिटर कनेक्टेड हो बेटा, ठीक है। कैपेसिटर कनेक्टेड है तो मान लो यहां पे ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बेटा कैपेसिटर में क्या होता है ना, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। CCL इज द शॉर्ट ट्रिक, कैपेसिटर करंट विल लीड। कितने से लीड करता है पता है आपको? 90 डिग्री, π/2 रेडियन या फिर 90 डिग्री से लीड करता है। अगर ये 90 डिग्री से लीड करेगा तो देखो करंट का इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। ये 90 डिग्री आगे रहने वाला है वोल्टेज से, तो वोल्टेज में तो खाली ओमेगा टी था, करंट लीड करने वाला है, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है, तो आप देखेंगे वहां पे प्लस 90 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको ओम्स लॉ सिखाऊं तो V नॉट बराबर I नॉट इंटू आर होता था। अब R तो है नहीं यहां पे, तो R की जगह पे लेते हैं बेटा XC, जिसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC का नाम क्या है बेटा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है 1/ओमेगा इंटू सी। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और C जो है आपका वो है बेटा कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपेसिटर का लॉजिक। अब मैं आपको दिखाता हूं फेजर डायग्राम इसका। देखो, अगर आप करंट को ऐसे ड्रॉ करते हो तो सोचो करंट आगे है, करंट लीड कर रहा है, तो वोल्टेज कहां है? पीछे। कितना पीछे? 90 डिग्री पीछे। तो वोल्टेज को बेटा हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये वोल्टेज हो जाता है। तो कैपेसिटर सर्किट भी डन एंड डस्टेड, ठीक है। मजा आ रहा है रिवाइज करने में सारा? चलो अगला रिवाइज करते हैं, इंडक्टर सर्किट। इंडक्टर सर्किट में क्या होता है बेटे? शॉर्ट ट्रिक होता है अपना IPL। इंडक्टर में पोटेंशियल विल लीड। इंडक्टर में क्या लीड करेगा भाई? पोटेंशियल लीड करेगा। तो अगर मैं पोटेंशियल का इक्वेशन लिखता हूं E नॉट साइन ओमेगा टी, सोचो पोटेंशियल लीड कर रहा है तो करंट लैग करेगा, तो करंट के इक्वेशन में आप लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अरे सही तो बोल रहा हूं, पोटेंशियल लीड कर रहा है, पोटेंशियल आगे है तो करंट पीछे रहेगा। करंट कितना पीछे रहेगा? 90 डिग्री पीछे रहेगा, तो इसलिए मैंने माइनस 90 लिख दिया है। डायग्राम देखो, डायग्राम कैसा बनेगा? करंट मान लो आप ऐसे बनाते हो ना, तो पोटेंशियल आगे है, आगे मतलब यहां पे पहुंच चुका है, 90 डिग्री अहेड है, तो ये इसका डायग्राम बन जाता है। और जो ओम्स लॉ है वो क्या बनेगा? V नॉट बराबर I नॉट इंटू एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी ओमेगा एल। एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी ओमेगा एल। तो बताओ तीनों सर्किट क्लियर हो गए क्या? फटाफट से बताओ तो बेटे। रेजिस्टिव सर्किट क्लियर है, यस। कैपेसिटिव सर्किट क्लियर है, यस। और इंडक्टिव सर्किट क्लियर है। अब मैं आपको आपके नोट्स के लिए ये भी दे रहा हूं, टेबल भी दे रहा हूं एक, ठीक है। टेबल में आप देख लो, रेजिस्टिव सर्किट यहां पे बना हुआ है, देखो दोनों का फेज सेम है ना। देखो इंडक्टर में पोटेंशियल से पीछे है आपका करंट -90 है, ठीक है। कैपेसिटर में देख लो करंट आगे है +90 है, इसमें V नॉट बाई आर, इसमें V नॉट बाई ओमेगा एल, इसमें V नॉट अपन 1/ओमेगा सी। सारा चीज आपको यहाँ पे लिख के मैंने दे दिया है, ठीक है ना। एवरीथिंग इज गिवन इन दिस टेबल एज वेल। दिल बनाओ यार, इस मेहनत के लिए दिल बनाओ यार। कंपटीशन बढ़ा रहा हूं मैं, कंपटीशन बढ़ा रहा हूं बेटा मैं तुम्हारा, है ना। बट क्या करें, अच्छी बात है, कंपटीशन बढ़ेगा, फेयर कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ना। फटाफट दिल बनाइए, बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाया है और ये अपना डन एंड डस्टेड हो गया, तीनों टाइप का सर्किट। अगला सर्किट जो है बेटा वो है अपना LCR सर्किट। LCR सर्किट, LCR सर्किट में क्या होता है? तीनों के तीनों पाए जाते हैं, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ठीक है। और ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे रहेगा आपका।
राइट? अब इसमें क्या होता है ना, करंट जो है वो ऐसे बनाओगे आप, है ना, तो वी आर ऐसे बनेगा। पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो सही बनाया क्या मैंने डायग्राम बेटा? रेजिस्टेंस का पोटेंशियल बिल्कुल सही बनाया है। अच्छा, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ऐसे है, कैपेसिटर का पोटेंशियल कैसे बनेगा? CCL, कैपेसिटर में करंट लीड, तो पोटेंशियल पीछे, तो ये बनेगा आपका VC, है ना, और यहां पे बन जाएगा आपका VL, क्योंकि इंडक्टर लीड करता है 90 डिग्री से, आप ये बात जानते हैं। तो यहां पे तीनों का एक्चुअली कॉम्बिनेशन है ये। इसमें VR भी आ गया, इसमें VL भी आ गया, इसमें VC भी आ गया। ये वाला VC है आपका, है ना। अच्छा, सिमिलरली देखो आप, तो मैं इंपीडेंस का एक बार डायग्राम यहां पे बना के आपको दिखाता हूं, ठीक है। इंपीडेंस का डायग्राम देखो, अगर करंट इधर है तो रेजिस्टेंस भी इधर ही आएगा क्या? हाँ, नो फेज डिफरेंस विथ रेजिस्टेंस, है ना। लेकिन कैपेसिटर का तो नीचे आता है, XC नीचे आ जाएगा, और इंडक्टर का तो ऊपर आता है, XL ऊपर आ जाएगा। है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। तो बेटा मान लो XL बड़ा है XC से, तो पता है ऊपर क्या बचेगा? XL माइनस XC, इधर बचेगा आपका R। इसका जो रिजल्टेंट है ना सभी इंपेडेंसेस का, वो कहलाता है Z, है ना बेटा। इसको इंपेडेंस बोलते हैं Z को, और Z का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, देखो कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये होता है बेटा आपका Z, ठीक है, ये होता है आपका Z। तो एक क्वेश्चन में मुझे आप लोग जरा Z निकाल के बताओ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन भी हो जाए तो थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा करने में, ठीक है ना। देखो बेटा, आपको मुझे Z निकाल के बताना है, ओके। तो ये जो XL है, ये जो XC है, और ये जो R है, R की वैल्यू गिवन है बेटा 3, ठीक। XL की वैल्यू गिवन है बेटे 9, XC की वैल्यू गिवन है बेटे 5। Z बताओ मेरे को। तो Z का फॉर्मूला सर ने क्या बताया? अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस R द होल स्क्वायर। तो देखो आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ XL की वैल्यू 9 है ना, XL की वैल्यू हो गई 9 माइनस XC की वैल्यू हो गई 5, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। 5 आ रहा है सभी का आंसर? यस। ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, यानी कि 5। ये क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आपको कोई अंदाजा नहीं है क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। LCR सर्किट में इंपीडेंस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और बहुत इजी भी है। आप देख रहे हैं ये बात, है ना। इंपीडेंस आ गया ना एक बार, तो यहां पे जो E0 है ना, वो I0 इंटू Z लिखते हैं आप लोग। देखिए ये एक पैटर्न है। तो आप जब रेजिस्टिव सर्किट लिखते थे तो V0 बराबर I0 इंटू R लिखते थे, इसमें मल्टीप्लाइड बाई में R आता था। कैपेसिटिव लिखते थे तो मल्टीप्लाइड बाई में XC आता था। इंडक्टिव लिखते थे तो मल्टीप्लाइड में XL आता था। लेकिन वहीं जब आप LCR सर्किट लिख रहे हैं तो मल्टीप्लाइड में Z आएगा। Z सबका रिजल्टेंट है, इन सभी का मिला जुला के Z एक वैल्यू आती है ना बेटा। तो ये LCR सर्किट हो गया, दिस इज योर LCR सर्किट, Z की वैल्यू आ गई। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस 17वां टॉपिक है अपना, 17th टॉपिक इज अवर रेजोनेंस इन ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। देखो होता क्या है, अगर आप करंट निकालना चाहो, पीक करंट, तो आंसर क्या आएगा पता है? पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय Z, LCR सर्किट, है ना, बिल्कुल सर। तो अगर मान लो मेरे को मैक्सिमम पीक करंट चाहिए, मान लो मैक्सिमम चाहिए, पीक करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा चाहिए बेटा, तो Z की वैल्यू कम होनी चाहिए क्या? हाँ। तो ऐसा कहा जाता है कि जब Z की वैल्यू मिनिमम हो जाए ना, तो करंट पीक की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। जब Z की वैल्यू मिनिमम हो जाए तो पीक करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। तो Z की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जरा देखिए। Z का फॉर्मूला बेटा अंडर रूट XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मिनिमम तब होगा जब XL और XC एक दूसरे के बराबर हो जाएं। XL और XC एक दूसरे के क्या हो जाएं बेटे? बराबर हो जाएं। तो जब बराबर हो जाएंगे ना XL और XC, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट। कैंसिल हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा।
तो खाली r बच जाएगा, यानी कि z की वैल्यू हो जाएगी ओनली r के बराबर। ये z की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है ना। ये तो सारा कैंसिल हो गया, ये तो पूरा जीरो हो गया, दोनों बराबर हो गए। एक्सेल का फॉर्मूला होता है बेटे ओमेगा एल, एक्सी का फॉर्मूला होता है बेटे 1/ओमेगा सी। यहां से निकलेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, यानी कि ओमेगा बराबर 1/√LC। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव करवा दिया मैंने आपको, ठीक है। Z मिनिमम बता दिया मैंने आपको, Z मिनिमम बराबर R होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बता दिया मैंने आपको 1/√LC होता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो होता क्या है ना, ऐसा ग्राफ बनता है, ये कुछ इस टाइप का ये कुछ ग्राफ बनता है बेटा। ये जो आपको पीक करंट मिल रहा है, मैक्सिमम करंट मिल रहा है, वो कब मिल रहा है? तो देखिए मैक्सिमम करंट मिल रहा है जब Z मिनिमम है, और Z मिनिमम कब है? जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इतनी है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर वैल्यू पे है, ओमेगा नॉट कह लो आप इसको, मैं इसको RF लिख देता हूं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको मैक्सिमम करंट जो है वो मिल जाता है। जब रेडियो की फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया जाता है ना, तो थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं दोनों तरफ, थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ गैप छोड़ते हैं। इसको बोलते हैं बेटा बैंडविड्थ, इसको बोलते हैं बच्चे बैंडविड्थ। इतना गैप छोड़ते हैं कि करंट की वैल्यू हो जाए I0/√2, यहां पे भी करंट की वैल्यू हो जाए I0/√2। ये याद रखना है, I0/√2 तक का गैप छोड़ते हैं बेटा, बैंडविड्थ बोलते हैं इसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर Q से इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर Q से इसको हम लोग डिनोट करेंगे बेटा। इसका फॉर्मूला होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। और एक फॉर्मूला इसका और आ जाता है आपका, जो कि होता है बेटा ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाई आर, ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाई आर। अगर आप मेरे मॉक पेपर्स में आते हैं तो आपको मैं एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बहुत जल्द कराने वाला हूँ, मेरे ख्याल से अगले ही मॉक पेपर में कराने वाला हूँ, क्वालिटी फैक्टर के ऊपर, जो आया था नीट 2021 में। अरे बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, बहुत तगड़ा। बैंडविड्थ, रेजोनेंट्स, क्वालिटी फैक्टर, हर चीज पे बेस्ड था। लेकिन अभी तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं थ्योरी का बस, है ना। तो मैंने आपको थ्योरी रिवाइज करवा दिया, क्वालिटी फैक्टर पढ़ा दिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ हो गया, ठीक है। यहाँ की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ले लो, यहाँ की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 ले लो, तो बैंडविड्थ का मतलब है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, सिंपल है ना। दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड योर बैंडविड्थ। अभी अगर मेरे पास क्वेश्चन होता तो मैं करवा देता 2021 वाला, बट अभी फिलहाल नहीं है, और टाइप फॉर्म में होना चाहिए ना उसको, अभी नहीं है, मेरे को पूरा क्वेश्चन याद भी नहीं है एक्चुअली, तो मैं करवा देता, बट अभी नहीं करवा पाऊंगा। बट मॉक पेपर आप अटेंड करिए, मॉक पेपर में डेफिनेटली वी विल डू दैट। लेकिन ये काम आएगा जो पढ़ाया है वो, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आप जरा याद करके आइएगा, बैंडविड्थ का फॉर्मूला आप जरा याद करके आइएगा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 18वां टॉपिक है बेटा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब यार देखो, मैं कोशिश करूंगा कि स्फेरिकल मिरर के जितने फॉर्मूले हैं ना, वो सारे के सारे मैं आपको यहां पे पढ़ा दूं, ठीक है। 18th टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। सारे टॉपिक्स में आपको स्फेरिकल मिरर के यहां पे पढ़ा देता हूं। देखो क्या क्या है, फटाफट से देखते जाओ। रे ऑप्टिक्स चालू हो चुका है ना। देखो बेटा, अगर एक मिरर है आपके पास, तो सबसे पहले तो आप देखो साइन कन्वेंशन क्या होता है। अगर लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो जिधर लाइट जा रही है वही आपका साइन कन्वेंशन है, यानी कि यही आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये कॉन्वेक्स है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और अगर ये कॉनकेव हो गया है ना, कॉनकेव हो गया, ऐसा कॉनकेव हो गया, तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। डन, एक पॉइंट क्लियर हो गया बेटे। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये कॉन्वेक्स है, और कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव। डन, यस। चलिए बहुत बढ़िया, और टॉपिक्स देखते हैं, और पॉइंट्स देखते हैं। स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला क्या है सर? स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला बेटा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v इज द इमेज का लोकेशन, u इज द ऑब्जेक्ट का लोकेशन, f इज द फोकल लेंथ। f को आप लिख सकते हैं r/2, और अगर मैग्निफिकेशन लिखना हुआ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आंसर है बेटा -v/u। फॉर्मूला रिवीजन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन हमें यहां पे करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है फिलहाल, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u। डन। अगर v की वैल्यू
पॉजिटिव आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, तो पता है ये कैसा इमेज होगा? वर्चुअल, वर्चुअल होगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है? PV, पॉजिटिव वर्चुअल, PV पॉजिटिव वर्चुअल। और अगर नेगेटिव आ जाती है तो रियल हो जाएगा। अगर नेगेटिव आ जाती है V की वैल्यू तो नेगेटिव आ जाने से रियल हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है बेटा वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। ठीक है ना, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, सॉरी वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। मान लो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको गिवन है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इमेज की वेलोसिटी आपको निकालनी है, इमेज का लोकेशन गिवन है, ऑब्जेक्ट का लोकेशन गिवन है, तो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखो बेटा, इमेज का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर अपॉन u का स्क्वायर माइनस साइन के साथ, और वेलोसिटी ऑफ इमेज आप यहां से निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है। हो सकता है ना ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि मान लो v की वैल्यू है 60, u की वैल्यू है मान लो 30, और ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ तो कितना स्पीड से इमेज ट्रैवल करेगा बेटा? तो सर इमेज ट्रैवल करेगा, यहां पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 60 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर, है ना। 60 बाय 32 होता है, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, तो 4 दूनी 8 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करेगा इमेज। सिंपल, मतलब इतना सिंपल है, बस वैल्यू उठा के डाल देना है और वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लेना है। ठीक है ना, दैट इज डन एंड डस्टेड। चलिए आज एक काम करते हैं ना बेटा, 20 टॉपिक आज कर लेते हैं, है ना। आज 20 टॉपिक कर लेते हैं, बाकी के फिर 30 टॉपिक एक और सेशन में कर लेंगे। ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं। चलिए लेंस है बेटा अगला टॉपिक। लेंस में सारा फॉर्मूला जो है वो ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट हो जाने का मतलब ये है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और जो 1/f का फॉर्मूला है वो होता है म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ज्यादा कुछ इसमें रिवीजन करने को है नहीं मेरे पास, बस जो फॉर्मूले हैं मैं वो फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, है ना। तो 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो ये लेंस का फॉर्मूला हो जाता है। कटिंग ऑफ लेंस बता देता हूं मैं आपको अभी। अच्छा मैग्निफिकेशन भी देख लो, मैग्निफिकेशन हो जाता है सिंपली v/u, मैग्निफिकेशन इज सिंपली जस्ट v डिवाइडेड बाई u। ठीक है, अच्छा 25 करा दें, 25 करा दें टॉपिक, है ना। चलो 25 कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है 25 टॉपिक कर लेते हैं। ओके डन, नोटेड, कोई बात नहीं है, आ जाओ। तो लेंस में बेटा ये फॉर्मूला हो गया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हो गया ये वाला फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो गया बेटा, और ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, है ना। अगर आप एक लेंस को पकड़ के कट कर देते हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे कट कर देते हो, तो फोकल लेंथ रिमेन्स सेम, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। हाँ इंटेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि रेज कम हो जाती हैं, बट फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता है, फोकल लेंथ रिमेन सेम। हालांकि अगर आप यही लेंस पकड़ के ऐसे कट कर देते हो ऐसे, तो फोकल लेंथ बिकम्स डबल हो जाता है बेटा फोकल लेंथ, अगर आप परपेंडिकुलर कट कर देते हो तो, है ना। तो ये है परपेंडिकुलर कटिंग, ये है आपका पैरेलल कटिंग, ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, मीटर में फोकल लेंथ रखो तो पावर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। अच्छा कॉम्बिनेशन भी देख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, देखो मैं काउंट कर रहा हूं एक टॉपिक, लेकिन कितने सारे टॉपिक्स उसके अंदर आ जाते हैं ना। कॉम्बिनेशन होता है, मान लो आपके पास दो लेंसेस हैं, तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, ठीक है। 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। तो कटिंग हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, पावर हो गया, लेंस आपका डन एंड डस्टेड हो गया, ठीक है ना। लेंस आपका बेटा डन एंड डस्टेड हो गया। अच्छा सबके लिए मैंने बना रखा था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स 20वां टॉपिक है अपना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले तो आता है बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। अगर एक ऐसे सिंपल सा एक माइक्रोस्कोप आपको गिवन है, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन बराबर 1 प्लस डी बाई एफ होता है इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। डी समझते हैं आप, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। तो डी पे अगर आपका इमेज फॉर्म होता है तो 1 प्लस डी बाई एफ इज द मैग्निफिकेशन।
और वहीं पे मैग्निफिकेशन हो जाएगा सिंपली d बाई एफ अगर इमेज फॉर्म होता है एट इंफिनिटी। तो d की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। हालांकि अगर एग्जामिनर ने कोई और वैल्यू दे रखा है d का तो वो लेना है ना। हम लेते हैं 25, कोई और उसने दे रखा है तो हम वही लेंगे जो उसने दे रखा है ना। तो d की वैल्यू हो जाती है बेटा 25 सेंटीमीटर। एट d अगर बना तो 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है ना। और अगर एट इंफिनिटी बना तो m बराबर डी बाई एफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, पहले एक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और बाद में आपका एक आईपीस रहेगा, है ना। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक आईपीस रहेगा। यहां पे अपन ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहां से पहले मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, थोड़ा सा मैग्निफिकेशन मिल गया, फिर वो सेकंड मैग्निफिकेशन इसके थ्रू मिल जाता है, तो 2 बार मैग्निफिकेशन होता है। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला देखो आप। मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय v ऑब्जेक्टिव अपॉन u ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखो, ये ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस uo हो गया, इसका इमेज का डिस्टेंस vo हो गया। इसका क्वेश्चन अपन करेंगे बेटा मॉक में, ठीक है ना। तो v ऑब्जेक्टिव अपॉन u ऑब्जेक्टिव 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये होता है एट d। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद करिए। वैसे ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको एक बार वन शॉट में अच्छे से देखना भी चाहिए। मैं तो आपको फॉर्मूला रिवीजन दे रहा हूं, बट एक बार वन शॉट में अगर नहीं देखा है ना तो एक बार देखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह कर लो तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है। बाकी फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर डी पे बनता है इमेज तो ये वाला फॉर्मूला है, अगर इंफिनिटी पे बनता है इमेज तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगला है, मान लीजिए आपका टेलीस्कोप। नेक्स्ट इज योर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में क्या होता है ना बेटा, मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय -FO डिवाइडेड बाय FE अगर इंफिनिटी पे बनता है इमेज, और टेलीस्कोप में ही मैग्निफिकेशन बराबर -FO बाई FE, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस FE डिवाइडेड बाई D। ये हो जाता है व्हेन एट D, जब आपका D पे इमेज बनती है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जैसे कि देखो, मैंने आपको पोटेंशियोमीटर में रिकमेंड किया कि पोटेंशियोमीटर एक बार डिटेल में देखो, 1 घंटा लगाओ उसमें आप। वैसे बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी ना 1 घंटा लगाना तो बनता है ना। 1 आवर यू शुड स्पेंड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगला है बेटा रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, मतलब रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर है ना, 20 के बाद देखो 3-4 टॉपिक ये वाले हो गए अपने। वैसे भी रिजॉल्विंग पावर में क्या होता है, अगर आप माइक्रोस्कोप का लिखते हैं, माइक्रोस्कोप का अगर आप रिजॉल्विंग पावर लिखते हैं तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डेल्टा डी बराबर, डेल्टा डी मतलब जो 2 मिनिमम पॉइंट्स को वो रिजॉल्व कर सकता है आसानी से, 2 पॉइंट्स आसपास में रहेंगे उसको वो रिजॉल्व कर सकता है आसानी से। तो 1 अपॉन डेल्टा डी उसको बोलते हैं। डेल्टा डी बराबर 2 म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। इसका एक बार वन शॉट देखो, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। टेलीस्कोप के केस में ये फॉर्मूला बन जाता है रिजॉल्विंग पावर का 1 अपॉन डी थीटा, और इसका फॉर्मूला बनता है बेटा a अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा, ठीक है। a अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा। a इज द साइज ऑफ द लेंस, अपर्चर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो इसका लेकिन मैं फिर भी अभी भी एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 टॉपिक्स मैंने ऐसे बताए हैं जिनका आपका लॉन्ग सेशन देखना जरूरी है। कौन कौन से हैं बेटा वो? एक तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सुंदर पढ़ाया मैंने, बहुत जबरदस्त, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्वेश्चंस के साथ में करवाया, बड़ा मजा आएगा आपको देख के। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखो मेरा वन शॉट, और एक आप पोटेंशियोमीटर के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का जरूर देखो वन शॉट। पहला ही टॉपिक मैंने आपको कराया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर का, जरूर देखना आप। दोनों टॉपिक्स आपके हमेशा के लिए बहुत जबरदस्त हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद ना मॉडर्न फिजिक्स है, मैं यहां पे अब इसको स्टॉप कर रहा हूं, है ना। मॉडर्न फिजिक्स है, उसके अलावा फिर अपना डुअल नेचर, ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने 20 करवा दिए है ना, कल मैं आपके 30 टॉपिक्स खत्म करवा दूंगा, टेंशन मत लो। कल मैं आपके 30 टॉपिक्स खत्म करवा दूंगा, क्योंकि कल हम लोग मॉडर्न फिजिक्स वगैरह करेंगे ना, जैसे कि डुअल नेचर हो गया, डुअल नेचर के अलावा एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, YDSC हो गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया। आज एक्चुअली थोड़ा सा मैंने टॉपिक्स कम किए थे,
मतलब नोट डाउन कम किया था। मैंने लिखा 20 है, बट आप देखो 20 लिख के मैंने कम से कम 30-40 करवाए होंगे। लेकिन लिखेंगे कम तभी तो टोटल 50 में आपको दिखा पाएंगे कि बहुत सारा हमने वेटेज का आपको काम कराया है ना। बाकी अब हर चीज में मैं नाम लिखता जाऊं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तीसरा टेलीस्कोप, तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी ना। ऐसे टॉपिक्स का नेमिंग नहीं किया मैंने, हर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स हैं। तो आज इतना रखते हैं, ठीक है। कल मॉडर्न फिजिक्स के साथ अपन कंटिन्यू करेंगे, वेव ऑप्टिक्स खत्म करेंगे और 11th का पोर्शन खत्म करेंगे। कल के कल ये पूरा का पूरा अपना फिनिश हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। सेशन कैसा लगा है बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना सेशन को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, है ना। और मैं आपको बता दूं बेटा, मॉक टेस्ट चालू हो चुके हैं। 26 जून, 2 जुलाई, 9 जुलाई और 14 जुलाई को आपके मॉक टेस्ट हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं बच्चों ये सब, है ना। तो यार इतनी मेहनत कर रहे हो और अगर टेस्ट नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा ना कि कैसी मेहनत चल रही है, कितने नंबर आ रहे हैं, कुछ नहीं पता चल पाएगा ना बेटा। इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट आप दीजिए, मैं भी मॉक टेस्ट लेता हूं शाम को ऑल्टरनेट डेज पे, आप वो वाला भी दीजिए और आप ये वाला भी दीजिए, अनअकैडमी वाला जीजी लाइव कोड लगा के आप इसको ले सकते हैं बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर अनलॉक के लिए पूछे जीजी लाइव कोड लगा लेना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे सजेशंस जरूर देंगे और मुझे बताएंगे कि ये सेशन आपको कितना वंडरफुल लगा है और पार्ट 2 की कितनी ज्यादा जरूरत है। आप डेफिनेटली मुझे बताना जरूर बेटा, ताकि कल के कल हम लोग पार्ट 2 करके सारा का सारा खत्म कर दें, ठीक है ना। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। रेडियंट बैच भी आ चुका है, ये भी स्टार्ट हो रहा है बेटा आपका 30 जून से। जीजी लाइफ कोड लगा के आप इसको भी ले सकते हैं और हमारे साथ बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके छोटे भाई बहन हो, आपके कोई दोस्त हो जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा गुरुकुल बैच है 29 जून से आ रहा है, और उसके अलावा इनविंसिबल बैच है जो कि 28 जून से आ रहा है, ठीक है। मुझे तो बड़ा मजा आया आज 20 टॉपिक्स को रिवाइज करके अप टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने खत्म करवा दिया है। अब बाकी के 30 टॉपिक्स कल हम लोग खत्म करेंगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक कि आपको सेशन कैसा लगा है। बाय बच्चों, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।